सीपी सैनी जी। फिर कोई ऐसी घटना जिस वजह से आप राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से इन चीज़ों में रुझान हुआ आपका? हमें 2015 की घटना ही है। एक चाकसू में कोई लड़की का रेप हुआ था, तभी हमने सोचा कि उसको न्याय मिलना चाहिए। बहुत लोगों को न्याय दिलाने के लिए गए आप? नहीं, हमेशा देखो, हमने सबकी लड़ाई लड़ी है। चाहे से आप बहुत सारे उदाहरण हैं। जब रामगढ़ का हमारे ब्राह्मण समाज की महिला के साथ जब उसके हाथ पैर काट दिए, तब भी हम आंदोलन थे। आपने अभी तक कितने आंदोलन किए? वैसे आप आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, काफ़ी आंदोलन आपने किए हैं सरकार के विरोध में भी। मैंने तो मेरे जीवन में कभी सोचा नहीं था कि मैं आंदोलन करूंगा या किसी को न्याय दिलाऊंगा या किसी के लिए लड़ूंगा। सुनने में आया आप कई बार जेल भी गए हैं। तो जेल में तो एक सिस्टम होता है, जेल कौन चलाता है? अब मैं तो आपकी ब्रॉडकास्ट में क्या बताऊं, कल सरकार आपके पास आ जाएगी। 11 मांगे कौन कौन सी थी और कितनी मान ली गई, और कौन सी मांगे और है जो अभी मनवानी है, जिनके लिए आप आंदोलन करेंगे? तन मन धन से आप अमित सैनी जी के साथ हैं। अमित सैनी के साथ हैं, साथ थे और साथ हैं। वही नहीं, उसके साथ साथ और भी तमाम जो साथी हैं मेरे, उन पे उंगली उठाने का मतलब है कि सीपी सैनी उनकी उंगली काट देगा। अशोक गहलोत साहब को राजस्थान का गांधी कहा जाता है, आपके क्या विचार है उसमें? गहलोत जी ने एक दबे कुचले एक गरीब किसान वर्ग के लिए वो काम किया जो आज तक के इतिहास में किसी ने नहीं किया। अगर तुम में हुनर है, अगर तुम में हुनर है तो हुनर दिखाना जरूरी है। अगर तुम वाकई जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे पॉडकास्ट द ट्रू टॉक पर। आज हमारे साथ जो शख्सियत हैं वो सैनी समाज की शान है। उनका नाम है सीपी सैनी जी। आज हम चर्चा करेंगे सैनी समाज के सामाजिक मुद्दों के बारे में, उनकी 11 सूत्रीय मांगों के बारे में, सैनी समाज में हुए महापुरुषों के बारे में, राजनीतिक बड़े बड़े पदों पे बैठे अधिकारियों के बारे में। उन सभी की चर्चा करेंगे हम विस्तार से। तो स्वागत है साहब आपका। थैंक यू सैनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने हमें समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी जी, और आपके पूरे चैनल का धन्यवाद, आपकी पूरी टीम का धन्यवाद। जी जी, धन्यवाद सर। सर, आज के समय में आपको सभी लोग जानते हैं, पूरा सैनी समाज जानता है, पूरे राजस्थान के बाहर, यूपी, हरियाणा, काफ़ी जगह आपको जानते हैं। लेकिन आज हम शुरुआत करेंगे आपके बचपन से कि आपकी कहाँ परवरिश हुई, आपके माता पिता क्या करते हैं, घर परिवार के बारे में आप कुछ बताइए। हम विस्तार से आज जानना चाहते हैं सीपी सैनी जी के बारे में। सुनील जी, मेरा गांव जयपुर से लगभग 90 किलोमीटर दूर है जी। और एक पहाड़ों की तलहटी में बसा हुआ है जी। और उस गांव को एक नाम से और जानते हैं, वो है संत शिरोमणि हमारे नारायण दास जी महाराज जी। जिन्हें पद्म श्री अवार्ड मिला, वो मेरे गांव के ही हैं। हाँ हाँ। और भी बहुत सारे हैं मेरे गांव की खासियत, तो वहाँ से तो मैं निकल के आया हूँ। अच्छा अच्छा। और सारा बचपन वहीं से गुजरा है, मेरी पढ़ाई वगैरह वहीं हुई है। इसके साथ साथ पहली बार मैं जयपुर 21 जुलाई 2012 को, वो कहते हैं ना कि आदमी जाएगा तो कहाँ जाए, दो रोटियों की तलाश में कहीं ना कहीं शहर आ जाए। जी। तो मैं भी एक शहर में आ गया। अब शहर के बारे में ज़्यादा नॉलेज था नहीं। आप शहर नौकरी की तलाश में आए थे या फिर कोई किसी विशेष कोर्स करने के लिए, पढ़ाई के लिए? क्या आपका बचपन में क्या ड्रीम था कि मुझे वकील बनना है, डॉक्टर बनना है या पुलिस ऑफिसर बनना है, या बचपन से ये था कि समाज का लीडर बनना है? देखो, हम एक गांव से आते हैं जी। और गांव में जब मैं जिस समय पढ़ाई कर रहा था, उस समय ऐसा लगता नहीं था कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। तो ऐसा तो कोई, क्योंकि गांव में परिस कभी करते ही नहीं ना। जी। एक ही काम होता है, नौकरी करना है, नौकरी लग जाए, हमारा छोरा की नौकरी लग जाए। यही होता है। जी बिल्कुल। लेकिन पारिवारिक स्थितियाँ जिस प्रकार थी, क्योंकि जिस कौम से मैं आता हूँ, जैसे आपने कहा सैनी समाज से मैं आता हूँ, और उस समाज में ज़्यादा इतने अधिकारी भी नहीं है और गाइडर भी नहीं है कि भाई अपने को कोई गाइड कर दे और बताए कि भाई इस हिसाब से आपको ज़िंदगी में चलना है आगे। जी। तो कहीं ना कहीं वो तो बहुत सारी कमियां रहती हैं। लेकिन गांव में वही हमारे तो वो प्याज, वो कहते हैं आलू प्याज पालक का काम होता है, खेती बाड़ी करते हैं और वही हम करते थे।
पुश्तैनी काम। पुश्तैनी काम। अचानक से एक दिन घर वालों की वजह से मूड बन गया कि चलो चलते हैं जयपुर कमाने के लिए, तो हम भी निकल पड़े वहाँ से जी। 21 जुलाई 2012 को मैं पहली बार जयपुर आया। 21 जुलाई 2012 को आप पहली बार आए जी, कमाने के लिए। कमाने के लिए। और अब जयपुर तो आ गया मैं, लेकिन मेरा जयपुर में कोई जानकार नहीं है। अच्छा। क्योंकि हमारी फैमिली का कोई भी रिलेटिव यहाँ नहीं रहता जी। और न कोई जानता है कि जयपुर के बारे में। मैं ज़बरदस्ती आ गया यहाँ पे। मैं सोचा चौमू पुलिया रुकेंगे। कई लोगों से सुना था कि चौमू पुलिया कोई व्यापार मिल जाएगा, कोई ना कोई नौकरी मिल जाएगी या कोई जॉब मिल जाएगा, कुछ मिल जाएगा, मतलब कर लेंगे। सोच के तो ये आए थे। लेकिन जैसे वो 14 नंबर पुलिया आई तो हमने 14 नंबर पुलिया पे उतर गए। अच्छा। उसने भी मुझे कहा कनेक्टर ने कि 14 नंबर यही है, तो मैं 14 नंबर ही उतर गया था। वहीं से एक ज़िंदगी की शुरुआत होती है और वहीं से हम संघर्ष करते करते, हम तो रोडों पे सोने वाले लोग हैं, रोडों पे संघर्ष करने वाले लोग हैं। वहीं से छोटे मोटे व्यापार हाथ में लगे और व्यापार करते करते आगे की कहानियाँ चल रही हैं। अच्छा अच्छा। तो आप अकेले आए थे या आपके साथ में कोई आपके दोस्त आए थे और भी गांव से? नहीं, मैं अकेला ही था। अच्छा। उस समय पहली बार जब मैं आया मैं अकेला ही था और घर से आने का तो मन तो नहीं था। आने का इसलिए नहीं था कि क्योंकि मेरी तो बचपन में शादी हो गई थी, तो इसलिए मन करता ही नहीं है जयपुर जाएं। क्यों आएंगे जयपुर? घर पूरी फैमिली थी, फादर मदर, भैया भाभी, छोटे भाई, और मतलब पापा बहुत अच्छे हैं, माताजी भी बहुत अच्छी हैं। और सही बताऊँ, इस समय जो अपन बोलते हैं कलयुग चल रहा है, इस समय एक राम जैसा भाई भी है। अच्छा। जो हमेशा मुझे कोऑपरेट करता है, चाहे मैं गलत हूँ तो उसमें भी कोऑपरेट करता है, सही हूँ तो भी कोऑपरेट करता है। वो कहता है तो चल देखते हैं आगे चल। तो इस समय भाई भी एक बड़ा, एक छोटा वाला वो लक्ष्मण की जैसे काम करता है। तो सारा एक बहुत अच्छी फैमिली है। मतलब वो एक कहते हैं कि सातों सुख हाँ देखो, एक परिवार में थे। जी जी जी। फिर कोई ऐसी घटना जिस वजह से आप राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, इन चीज़ों में रुझान हुआ आपका, आए, या कोई प्रेरणा ऐसी? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था। मैं तो कभी जानता भी नहीं हूँ कि मैं तो कि क्या पॉलिटिशियन होता है, क्या समाज होता है। हमें 2015 की घटना ही है, अक्टूबर नवंबर की घटना थी कि एक चाकसू में कोई लड़की का रेप हुआ था। चाकसू में? तो उसमें कुछ भाई लोग हम गए थे वहाँ पे। तभी हमने सोचा कि उसको न्याय मिलना चाहिए। और ऐसी एक ट्रेजेडी घटी अचानक से। उससे पहला मेरा कोई वास्ता नहीं था, मैं जानता भी नहीं था, मैं जयपुर के बारे में ज़्यादा नॉलेज भी नहीं था, मेरा कोई जानकारी भी नहीं था, न पॉलिटिक्स से मैं था। और मेरे घर में तो आज तक कोई पार्षद का चुनाव भी नहीं लड़ा। अच्छा। और पॉलिटिक्स से तो हमारे घर वाले बहुत दूर रहते हैं, क्योंकि गाँव के लोग आपको समझते हो, पॉलिटिक्स जहाँ पॉलिटिक्स आ जाती है तो वो कहते नहीं भैया वोट भी देवा कौन जानो अपन तो मतलब उनसे भी दूर रहते हैं। लेकिन यहाँ 2015 में जब घटना घटी तो अपने को लग रहा कि कुछ करना चाहिए। तब हमने पहली बार कुछ जयपुर के साथियों को इकट्ठा किया, उनको साथ में लिए, उनको ज़बरदस्ती जोड़े और हमने 27 दिसंबर 2015 को दीप स्मृति ऑडिटोरियम में पहला अधिवेशन बुलाया, युवा अधिवेशन। अच्छा। 2015 में कितने लोग आए उसमें? उसमें काफ़ी संख्या में लोग आए, करीबन जहाँ तक मेरा अनुमान है 3-4 हज़ार लोग आए। ये अधिवेशन वो रेप कांड हुआ चाकसू में, उसके संदर्भ में था या किसी अन्य विषय? नहीं, ये हमने युवाओं को जोड़ने के लिए। अच्छा। युवाओं को जोड़ने के लिए हमने रखा। फुले ब्रिगेड का वहाँ से शुरुआत कर दी थी आपने? देखो, फुले ब्रिगेड का जो रजिस्ट्रेशन है उसमें भी बहुत सारे तालमेल हुए। मतलब हमने अलग अलग प्रकार से करवाते फिर सक्षम हुए, तब जाके 2016 में हमने फुले ब्रिगेड का निर्माण किया। 1 मई 2016 को हम इसका स्थापना दिवस मनाते हैं। क्या है फुले ब्रिगेड के मुख्य उद्देश्य? आपके कैसे शुरुआत की कि हमें ये काम करना चाहिए, इसकी ज़रूरत है, फुले ब्रिगेड बनानी है? देखो, फुले ब्रिगेड का सबसे मेन उद्देश्य एक ही है। सभी संस्थाएं बनती हैं, सब अलग अलग उद्देश्य से बनती है, तो इस संस्था भी बनी तो एक उद्देश्य था इसका। जी। इसका उद्देश्य सिर्फ ये था कि जहाँ भी किसी भी भाई के साथ में
36 कौम में किसी भी व्यक्ति के साथ में अत्याचार होता है तो हम उसके लिए जाएंगे, लड़ेंगे, भिड़ेंगे और उसको न्याय दिलाएंगे। और आज आपने कहा सैनी समाज के एक सितारे ने, मैंने 36 कौम के लिए काम किया है और 36 कौम के समाज को साथ लेकर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मेरे साथ हमेशा ऐसा कहीं नहीं कि मेरे सिर्फ अकेले मेरे समाज के लोग रहते होंगे, सब 36 कौम के लोग मेरे साथ रहते हैं हमेशा। लेकिन बहुत बार बहुत लोगों को न्याय दिलाने के लिए गए आप, तब लगभग जगह देखा गया कि सैनी समाज के लिए तो लोगों में ये भ्रांति अपने आप आ जाती है सोशल मीडिया के माध्यम से कि ये सैनियों के हक के लिए ही लड़ते हैं। तो अच्छा हुआ आपने क्लियर कर दिया है कि आज किसी और को भी ज़रूरत पड़ेगी सीपी सैनी जी की तो वो आपसे संपर्क कर सकता है। नहीं, हमेशा देखो हमने सबकी लड़ाई लड़ी है, चाहे से आप बहुत सारे उदाहरण हैं। जब रामगढ़ का हमारे ब्राह्मण समाज की महिला के साथ जब उसके हाथ पैर काट दिए तब भी हम आंदोलन में थे। चाहे से आप झुंझुनू की बात करें, झुंझुनू में हमारे सीकर के अंदर एक हमारे जाट भाई पत्रकार थे, उनके साथ मारा पीटी की तो भी हम वहाँ थे। यहाँ बात करें नागौर की बात करें, बावरिया समाज के लिए आंदोलन करना पड़ा तो हम वहाँ भी थे। किसी भी समाज के लिए जहाँ भी जरूरत पड़ी हम गए। सुखदेव गोगामेड़ी जी का जब मर्डर हुआ तो हम उस आंदोलन में खड़े थे। अच्छा, उस आंदोलन में भी आप थे? बिल्कुल, आप मेरे बहुत सारे एविडेंस हैं जो मेरे सोशल मीडिया पे जाके देख सकते हैं। हम वो बाकायदा हमने हर प्रकार से जो भी उनको सपोर्ट चाहिए सर्व समाज के साथ हम खड़े होते हैं हमेशा। आप अभी आंदोलनों की बात कर रहे हैं, आपने अभी तक कितने आंदोलन किए? वैसे आप आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, काफ़ी आंदोलन आपने किए हैं, सरकार के विरोध में भी विधानसभा का घेराव भी किया है, न जाने कितनी लाखों की संख्या में भीड़ भी इकट्ठी की है। कितने आंदोलन हुए अभी तक? देखो सुनील जी, इसमें क्या होता है कि भगवान ने पता नहीं किसी की रेखाओं में कुछ लिख देता है जी। मैंने तो मेरे जीवन में कभी सोचा नहीं था कि मैं आंदोलन करूंगा या किसी को न्याय दिलाऊंगा या किसी के लिए लड़ूंगा या किसी के लिए मुकदमे खाऊंगा, किसी के लिए जेल जाऊंगा, किसी के लिए मेरे पैर भी तोड़ूंगा। अच्छा। मैंने कभी जीवन में सोचा नहीं है। ये ऊपर मतलब कहीं ना कहीं ईश्वर ने ये पूरा लिखा। तभी तो एक छोटे से गांव से चलकर जयपुर आया और जयपुर आने के बाद में चाहे से सिरोही हो, आपके शहर में भी झुंझुनू में भी 2 मुकदमे हैं मेरे। क्या बात करते हो? अच्छा। उदयपुर वाटी में भी 2 मुकदमे हैं। तो ऐसे नहीं है जहाँ सीकर रह रहे हो वहाँ भी 1 मुकदमा है। अच्छा। तो ऐसा नहीं है, मुकदमे सब जगह ही हैं। तो लड़ाई ये आंदोलन मैंने कभी कोई गलत काम किया नहीं। देखो क्या होता है कि कोई नया लड़का आता है और शायद वो अपनी लड़ाई रखता है। वो कहता है ना, सही को सही कहना एक गुनाह है। आप किसी को सही कह दोगे भाई तेरे में ये कमी है तो वो तेरे आपसे बात थोड़ी करेगा। अच्छा। आज के वर्तमान के अंदर अगर किसी को सही व्यक्ति को सही कहना एक गुनाह है। सही बात के लिए लड़ाई करोगे तो मुकदमे खाओगे, जेल जाओगे। वही बात है, आज तक जब भी कोई मामला हुआ तो हम उसकी लड़ाई लड़े और लड़ाई लड़के उनको न्याय दिलाया। चाहे कहीं भी हो, चाहे जयपुर में हुआ हो, चाहे करौली में हुआ हो और कहीं हो, चाहे से वो किसी भी कौम का हो, हमने हमेशा लड़ाई लड़ी है। इसमें बहुत सारे, जब पहला मेरा बड़ा आंदोलन था, शुरुआत मैंने पहली बार आंदोलन किया हमने मंडरायल से, खंडार से। खंडार के अंदर 2016 की बात है कि हमारी एक बहन थी चंद्रकला, जिसको गोली मार दी थी। कोई डाकू राम सिंह थे, उन्होंने गोली मार दी थी। तब पहली बार मैं वहाँ आंदोलन करने गया था। डाकू अभी भी होते हैं? हाँ, भीड़ में तो है, होते ही हैं। तो जब मैं पहली बार आंदोलन करने जा रहा था तो घर वालों को कहा कि मैं जा रहा हूँ मैं आंदोलन करने के लिए। तो अपने घर वाले जानते हो, अब मेरा मुकदमा लाग जाएगा, जेल चल जाएगा। मतलब मम्मी कोई लेना देना को नहीं, आपनों के लेना देना है, नेता मरवा देंगे। मतलब ऐसे भ्रांतियाँ चलती हैं ना, तो उसमें ऐसा लगता है कि यार फिर भी मैंने जिद की है, मैंने नहीं जाना है आंदोलन। माता जी अगर वो अपन ने उसको नहीं दिलाई तो कौन दिलाएगा। हम पहली बार गए यहाँ से और काफ़ी बड़ी संख्या में गए, करीबन 10-12 गाड़ियों से हम पहुँचे खंडार के अंदर और वहाँ जाकर उसके लिए न्याय, हाईवे जाम कर दिया और उसको न्याय भी मिला। आज वो व्यक्ति जेल में भी है। तो ये पहला आंदोलन शुरुआत वहाँ से थी और फिर उसके बाद में तो लगातार बड़े बड़े आंदोलन हुए। जैसे मंडरेल वाला आंदोलन था,
बहुत करौली वाला बहुत बड़ा आंदोलन था। उसमें मुझे पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर लिया था वहाँ पे जाके। जैसे मैंने पहले रोक लिया था, उसके बाद में वहाँ एसपी ऑफिस में बंदी बना लिया था, फिर 4-5 घंटे थाने में बंद रखा। ऐसे मतलब उसमें लाखों, लेकिन मैं उस आंदोलन में करौली के जितने भी युवा हैं, मैं आपके इस ब्रॉडकास्ट चैनल के माध्यम से उनको सलाम करता हूँ। क्या उनकी दबंगाई थी, मतलब उन्होंने 1 घंटे के अंदर वो बछीड़ उठा दी कि सरकार और प्रशासन के पसीने आ गए। और वो ताकत आप संख्या गिनोगे ना उनकी, पूरा एसपी ऑफिस घेर लिया, कलेक्टर एसपी हिल गए, ये ताकत थी करौली के युवाओं। आप एसपी ऑफिस में थे उस समय अंदर? हाँ, मुझे बैठा रखा था एसपी ऑफिस में, और इतनी मतलब हजारों की संख्या में पुलिस थी। पुलिस बल हिल गया कि यार क्या आफत आ गई है, कौन है ये, सीपी से नहीं है क्या? जी। तो मैं उनको आज इस मौका मिला आज के चैनल के माध्यम से कहने का, तो उनको मैं सलाम करता हूँ। तो आंदोलन तो देखो ये क्या है, खून में हो गए। अब आंदोलन जिस न्याय तो लड़ना ही पड़े, कोई ना कोई तो है ही जो न्याय के लिए लड़ेगा। अब मुझे भगवान ने काम दिया कि न्याय के लिए, अन्याय के खिलाफ हम लड़ेंगे, तो अन्याय के खिलाफ हम लड़ रहे हैं। सुनने में आया आप कई बार जेल भी गए हैं, इन्हीं आंदोलनों की वजह से आप जेल में गए हैं। देखो क्या है कि एक आंदोलनकारी का दूसरा घर जेल ही है। बहुत सारे लोग डराते हैं कि भाई मुकदमा हो जाएगा, जेल चल जाएगा। तो ये मुकदमे जेल क्या होता है ये, आप थोड़ा विस्तार से प्रोसेस बताएंगे कि क्यों पुलिस अरेस्ट करके ले जाती है, और फिर क्या आगे की प्रोसेस होती है? देखो कि एक किसी मांग को लेकर के वो आंदोलन कर रहे हैं और उनको जेल में डाला जाता है, उनके ऊपर मुकदमे किसके द्वारा लगाए जाते हैं और क्या करते हैं उनके साथ में, आप के साथ? देखो प्रशासन अपना काम करता है। अच्छा, पुलिस प्रशासन एक छोटी सी कठपुतली है। अच्छा, ये किसी और के इशारों भी होता है? सारे इशारों पे चलते हैं। ये पॉलिटिशियन होता है, बड़े पॉलिटिशियन जो होते हैं वो ये देखते हैं कल का ये नए लोंडा कहाँ से आ गया भाई, सलाह हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे, इसको मरवाओ पहले। तो वो जो स्थापित नेता हैं वो चाहते ही नहीं है ना कि वो नया लड़का है कोई। भाई किसी भी फील्ड में जाओगे आप, तो वो चाहते ही नहीं ना कि ये कल का छोरा है कोई। तो वो ही चीज़ें हैं इसमें कि वो चाहते किसी प्रकार से उस आंदोलन के अंदर हमें ज़्यादा से ज़्यादा मुकदमे लगवाएं और मुकदमे लगवाकर हमें जेल भिजवाएं, ताकि ये ख़त्म हो जाए, टूट जाए। अगर जो इनसे उभर जाता है वो अपनी मंजिल को पा लेता है, और जो टूट जाता है वो बिखर जाता है। तो ये सारी चीज़ें चलती हैं, ये प्रकृति का नियम है। क्या अंदर कुछ प्रताड़ित भी किया जाता है जब आप जेल गए थे? टॉर्चर किया जाता है कि किसी के इशारों पे कि भाई ऐसा मत करो, या फिर कोई अंदर ही अंदर कोई डील भी आती है कि हमारे साथ ये साँठ-गाँठ कर लो, इतने रुपए ले लो, ये पद ले लो, ऐसा मत करो, हमारी इज्जत का सवाल है, ऐसा कुछ होता है? होने के लिए तो सब कुछ होता है। ऐसा कोई दुनिया में कौन सा काम है, देखो सत्ता है तो सब कुछ है। अब जो सरकार है, जो मालिक है, वो तो कुछ भी करवा सकता है। हाँ भाई राजस्थान का अगर कोई मालिक बैठा हो तो कुछ भी कर सकता है। भाई सीएम पीएम कोई छोटी मोटी चीज़ तो है नहीं, सब कुछ हो सकता है। कोई इसमें कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। होने के लिए आपके साथ कुछ ऐसा हुआ अंदर, कुछ आपको परेशान किया गया हो, या फिर आपके पास कोई डील आई हो? परेशान कैसे करेंगे, हम तो पहले 84 लोग जेल गए थे। अच्छा, तो जेल में तो एक सिस्टम होता है, जेल कौन चलाता है? अब मैं तो आपकी ब्रॉडकास्ट में क्या बताऊँ, कल सरकार आपके पास आ जाएगी। वो नंबरदार चलाते हैं, ऐसा सुनने में आता है कि वो सारा एक अलग सिस्टम चलता है जेल का। तो ऐसा कोई नहीं कि अब कभी किसी ने मुझे कुछ नहीं आके बोला। प्रताड़ित करना तो बहुत दूर की बात थी। वहाँ पे अलग एक लेवल होता है। अपन क्रांतिकारी लोग हैं हम, कोई रेप के मामले में जाने वाले लोग नहीं है, हम चोरी में जाने वाले लोग नहीं है, हमने कोई गुंडागर्दी नहीं की है, हमने। अच्छा, इनको अलग अलग रखा जाता है जेल में? नहीं, वो लेवल तो उनका अलग है। फर्स्ट टाइम में जैसे बाड़े होते हैं उनमें रखा जाता है, पर लेवल के हिसाब से देखा जाता है। हमने 2 लोगों के अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, और अन्याय के लिए तो जाना ही पड़ेगा। अगर आप सत्य न्याय धर्म की लड़ाई लड़ते हो तो आपको सबसे ज़्यादा दुख पहुंचेगा। आप सोचिए कि बहुत, अभी मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनकी सरकार ऐसे लोन 15,000 करोड़ का लोन माफ़ किया सर। अब आप सोचिए 15,000 करोड़ लोग को अगर वो पैसा मिल जाए तो 15,000 करोड़ आदमी लखपति हुए कि नहीं हुए? चलो 15,000 आदमी करोड़पति हो जाएं
तो कितना डेवलपमेंट होगा सब। लेकिन एक उद्योगपति जब वो सरकार से सिस्टम उसका सेट होता है तो वो कहता है ठीक है कितना माफ करना है तेरा, रोज माफ होते हैं, आप पढ़ा करो अखबारों में, टीवी में देखा करो कि इतना आज फलाने का इतना माफ हो गया, इतना माफ हो गया। कभी वापसी 60 कभी अपनी लाख। बाइक का भी, अपन जब बाइक लेके आते हैं तो अच्छा। अपनी बाइक का लोन माफ होता है क्या? नहीं भाई मेरे अभी मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं तो 2 दिन पहले ही मेरी आंखों के सामने किसी और व्यक्ति की बाइक को उठा के लेके जा रहे थे। लेकिन हालांकि कुछ जगह ये कानून अपनी जगह रह जाता है कि वो उठा के नहीं लेके जा सकते, ये नहीं कर सकते। वो थप्पड़ मार के उठा के लेके गए रिकवरी वाले और वो कुछ नहीं कर पाया, रिक्वेस्ट करता रह गया, कोई मतलब नहीं। वही मैं चीज़ बताना चाहता हूँ, यहाँ हिंदुस्तान में सब कुछ होता है, सब कुछ होता है यहाँ पे जो जो बढ़ता है ना तो इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें लग जाती हैं। आपने कहा आपको प्रताड़ित नहीं किया गया, आपके पाँव भी टूटे थे एक बार, आपको चोट लगी थी, काफ़ी दिनों तक प्लास्टर भी रहा था, काफ़ी लोग हॉस्पिटल के जेल के बाहर देखे गए थे जब आप आए, वो कैसे हुआ हादसा, उसके बारे में कुछ? ये 15 सितंबर की बात है जब हम लोग 11 सूत्रीय मांगों को लेकर जयपुर हल्ला बोल रैली की। सारे लोग शांतिपूर्वक थे, अपनी बातों को रखने सरकार के सामने आए थे। लेकिन सरकार और हमारे बीच में कहीं ना कहीं किसी दलाल ने सरकार और हमारा मैनेजमेंट नहीं बैठने दिया, जिसकी वजह से युवा खड़े हो अग्रेसिव हो गए और उन्होंने घर जाने का प्रयास किया। और उसी बीच में प्रशासन ने हमें कई जगह से घेर लिया, तो उस वजह से काफ़ी नुकसान हुआ। हमारे 84 लोग जेल में भी गए और प्रशासन ने चारों तरफ से हमें घेर कर लाठियों से भी पीटा, डंडों से पीटा। हालांकि बहुत जगह बहुत सारे युवाओं का नुकसान भी हुआ, 84 लोग जेल भी गए, मुकदमे भी खाए और ऐसी ऐसी धाराओं मुकदमे लगाए जिसकी हद नहीं है। वो 84 लोगों में कुछ स्टूडेंट भी थे? नहीं, स्टूडेंट तो कोई नहीं था, सारे लोग क्रांतिकारी थे, काम करने वाले लोग ही थे। स्टूडेंट तो कोई नहीं है उनमें, पर अच्छे लोग थे, उन्होंने जो लड़ाई लड़ी और उसी वजह से पुलिस के द्वारा पाँव पे चोट मारी गई? नहीं, वो ऐसा हुआ वृतांत कि जब मैं वहाँ से मुझे उठाया गया तो जेल में तो जाना था ही, कोई हम डरते थोड़ी थे। हमने तो हमारी माँ को बोल के आए थे कि माताराम जयपुर जा रहे हैं, या तो मांगे मनवा के आएंगे या सर पे गोली खा के आएंगे। तो हम तो आंदोलन यहाँ पे मांगे मनवाने आए थे। अब हमें क्या पता कि यहाँ पे कुछ और ही षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। सरकार से हम शांतिपूर्वक बात करवाना चाहते तो नहीं मानी, तो चलो ठीक है, जेल सही है हमारे लिए तो क्या है। क्योंकि पहली बार जब हम खड़े होते हैं तो किसी को, कोई हमारे पीछे जब लाखों लोग खड़े होते हैं तो उनकी उम्मीदों पे पानी नहीं फिरना चाहिए, बल्कि मजबूती के साथ लड़ाई लड़ना चाहिए। बेखौफ लोग कर लड़ाई लड़ना चाहिए, अपने निजी स्वार्थ को त्याग कर लड़ना चाहिए। और हम वही लड़ाई लड़ी और उनको लगा कहीं ना कहीं ये कि भाई नहीं मानेंगे। तो जैसे वो जेल हमें थाने में ले जा रहे थे तो रास्ते में उतार के उन्होंने मुझे कहीं कोई जगह लेके गए और वहाँ पे उन्होंने कहा कि हमारा तो आपका आदेश आ गया है, ये कर देंगे, एनकाउंटर कर देंगे, वो कर देंगे। तब उन्होंने मुझे वहाँ पे कुछ डंडों से मारा पीटी कर दी, उसमें उन्होंने मेरा पैर तोड़ दिया। आपने बाद में कोर्ट में ये बात कही कि मेरे साथ ऐसा हुआ? कौन सुनता है? कोर्ट में कोई नहीं सुनता। कौन सुनता है? उसकी कोई जांच भी नहीं हुई? पता ही नहीं है कि मैं तो पहले उस समय तो वो ऐसा पता नहीं रहता ना कि हमें क्या करना है। उस समय खुद तो अंदर रहता है, अभी बाहर हो तो दिमाग भी चलाए। बाहर भी अगर जो बाहर हो तो अपने लो एडवाइज़र हैं उनसे राय करें, उनसे बात करें कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। अब हम लोग अंदर चले गए, हमारे जो प्लान थे, ए प्लान, बी प्लान, 3 प्लान हम जो किए थे वो तीनों प्लान हमसे पहले चले गए। आंदोलन का प्लान तो बनाते ही हैं लेकिन वो तीनों प्लान फेल हो गए हमारे। उस समय के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब, उनकी तरफ से कुछ मदद हुई आपकी? आप एक समाज से आते हो, आप एक समाज की मांगों को लेकर के अनेक नो डाउट अशोक गहलोत जी ने बहुत अच्छा काम किया, राजस्थान को एक नई दिशा दी, नई पहचान दी, इसमें कोई डाउट नहीं है। और लोग उनको याद भी करते हैं। बिल्कुल, वो तो गांव बुजुर्गों तक उनकी जो स्कीमें थी बहुत अच्छी थी।
उन्होंने बेहतरीन काम किया। और अशोक गहलोत जी के मैं धन्यवाद देता हूँ आपके ब्रॉडकास्ट के माध्यम से कि शायद ऐसा काम हर कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो उनके फैसले थे बहुत अच्छे फैसले थे, लेकिन जो हमारी मांगों में थे, जब हमारी मांगे थी उनसे सामने रखी थी, तो कहीं ना कहीं उनके बीच में हमारे बीच में कोई दलाल थे जो बोलते हैं ना कि वो चाहते ही नहीं कि यार ये लड़का आ जाएगा, कहीं ऐसा नहीं हो कि सीएम साहब के पास चला जाइए। दलाल गहलोत साहब के, सीएम साहब के पीए, सचिव, यही लोग भी एक्सपर्ट जो देखो उस समय क्या है, आंदोलन में क्या होता है कि जब आंदोलन करते हैं तो उसके बीच में सरकार और हमारे बीच में कुछ लोग होते हैं, तो वो लोग हमसे कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। अब उस समय कौन आता है कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए, अपने को थोड़ी पता चलेगा। तो वो जो कॉम्प्रोमाइज लोग होते हैं, उन लोगों ने कहीं ना कहीं सीएम साहब को सही ढंग से ब्रीफिंग नहीं की और उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ा। उसके बाद आपकी कभी मुलाकात हुई अशोक गहलोत साहब से? हाँ हुई है, 2-3 बार। आपने बताया उनको जो हुआ आपके साथ? हाँ बताया मैंने। उनकी क्या प्रतिक्रिया थी उसके ऊपर? देखो आंदोलन है, आंदोलन देखो जब तक लड़ेगा नहीं, जब तक भिड़ेगा नहीं, तब तक जीतेगा नहीं। और हम मांगने गलत हुआ, अन्याय हुआ, पांव तोड़े गए, उसके ऊपर उनकी प्रतिक्रिया कि हाँ ये गलत हुआ, मुझे बताना चाहिए था। आज़ादी के 78 साल बाद में हम मांगने आए, आज़ादी के 78 साल बाद में हम मांगने आए और उन्होंने दिया भी है भाई। 11 में से हमने 6 मांगे मनवाई। अच्छा, वो आपकी 11 मांगे कौन कौन सी थी, आप हमारे दर्शकों को बता दीजिए, जिसके लिए इतने आंदोलन हुए। आपकी जो 11 सूत्रीय मांग है वो अभी पूरी कहीं हुई, अभी तो आंदोलन होंगे। हाँ नहीं, अभी तो चुनाव थोड़ा सा लेकिन हम लोग इसलिए रुके हुए हैं, हम एक बहुत बड़ी प्लानिंग के साथ काम कर रहे हैं। वो प्लानिंग लोग सोच रहे होंगे कि सीपी से डर के बैठ गया होगा, रुक गया होगा। ऐसा कुछ नहीं है, उन लोगों को तो हवा में पता है। बाकी हम लोग अंदरूनी जो तैयारियां कर रहे हैं वो एक बहुत डीपली, जो क्योंकि हम नहीं चाहते कि पिछली बार की जैसे हमारा आंदोलन कहीं ना कहीं रुके, हम बहुत डीपली में तैयारी कर रहे हैं आपके यार। और जैसे पिछली बार हमने सिर्फ फेज़ 1 फेज़ 3 तक काम किया हमने, अब के बाद 10 फेज़ तक काम करेंगे। अगर एक प्लान फेल होता तो बी प्लान काम करेगा, बी प्लान होगा तो सी प्लान काम करेगा। तो ऐसे हमने एक बहुत बड़ी रणनीति बना रखी है, रणनीति बना रहे हैं और बहुत बड़ी प्लानिंग। क्योंकि आपको पता है जब भी कोई आंदोलन, जैसे कोई भी जब आंदोलन करता है तो सबसे पहले जो आपके खास लोग होते हैं वो आपके दुश्मन हो जाएंगे। वो इसलिए दुश्मन हो जाएंगे कि उनको लगता है कि यार कि इसको कैसे गिराया जाए, तो एक बड़ा नेता आएगा और उस पर कंधे पे हाथ रख देगा तो वो खुश हो जाएगा। अब हमारे इतने बोले वाले लोग हैं तो कंधे पे हाथ लगते तो उनको लगता है कि मंत्री जी ने अपने हाथ रख दिया तो मैं मंत्री बन गया, या मैं मुख्यमंत्री बन गया, या मैं प्रधानमंत्री बन गया। तो वो भोले लोग हैं, तो अभी थोड़ा सा जाग रहे हैं, वो थोड़ा टाइम लगता है। देखो आज़ादी के 78 साल बाद में हमने आंदोलन किए, 11 सूत्री मांगे लिखी और 11 में 6 मनवा दी, बाकी अब मनवा देंगे। थोड़ा सा इंतजार, थोड़ा टाइम लगेगा। 11 मांगे कौन कौन सी थी और कितनी मान ली गई, और कौन सी मांगे और हैं जो अभी मनवानी है आपको, जिनके लिए आप आंदोलन करोगे? 11 सूत्रीय मांगों में मेन जो मांगे थी मैं बता दूं, हमारा 12% का जो आरक्षण था अलग से, वो हमें चाहिए। पहले था आरक्षण, हमें मिला ही कहाँ पे। आज ओबीसी का मैं यही नहीं कह रहा कि जनसंख्या के आधार पर सबको आरक्षण मिलना चाहिए। अगर हमारी जनसंख्या है, जनसंख्या के आधार पर हमें आरक्षण मिलना चाहिए। ये हमारी पहली मांग कि भाई जो जितनी, भाई भीमराव अंबेडकर साहब ने साफ शब्दों में कहा है, बाबा साहब ने, कि जिसकी जितनी संख्या है उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। तो हिस्सेदारी के हिसाब से हमें हमारा हिस्सा चाहिए, वो अलग से चाहिए। आज हम जिस कोटे में हैं हमें वहाँ कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा, तो ये हमारी पहली मांग थी, भाई हमें हमारा कोटा मिलना चाहिए अलग से। आज पूरे राजस्थान की बात करें, एक आईपीएस नहीं है हमारे पास में। आज कौन मदद करेगा हमारी? महात्मा ज्योतिबा फूले जी, जिन्होंने अन्य पिछड़ा, दलितों को, इन सब के अंदर शिक्षा को लेकर एक अलग जगाई, जहाँ शिक्षा का नामो निशान नहीं था, शिक्षा से वंचित थे, इनको हक भी नहीं था, काफ़ी ऐसे कुरीतियाँ, कुप्रथाओं की वजह से। ऐसी महान शख्सियत महात्मा ज्योतिबा फूले जी के लिए आपके विचार क्या हैं?
देखो, ग्रेट महात्मा ज्योतिबा फुले के बारे में तो जितनी अपन वर्णन करें या उनके बारे में जितनी बात करें वो बहुत कम है जी। मैं सदियां बीत जाएंगी उनके बारे में तो बात करेंगे तो अपन, जी बिल्कुल। क्योंकि वही एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिनकी वजह से आज हम यहाँ बैठकर एक ब्रॉडकास्ट के माध्यम से बात कर रहे हैं। अपने को पढ़ने का अधिकार नहीं था, यहाँ तक कि अपन जैसे पूर्व की बात करें, रूढ़िवादिता की बात करें, तो हमारी तो बहन बेटियां की मतलब स्तन रखने के अधिकार भी नहीं थे। जी सुना है कहीं ना देखो, अपन कहते हैं भारत में बहुत सारे विदेशी आक्रांता आए, उन्होंने आक्रमण किए, भारत को लूटा, यहाँ पे अन्याय भी किया, सब कुछ किया, लेकिन एक कहीं ना कहीं ऐसा कौन था यहाँ हिंदुस्तान में ही जिसने पूरे SC ST OBC और भी दबे कुचले मजदूर लोगों पर बहुत ज़्यादा अत्याचार किया। मैं आज वर्तमान में अपन 2025 में जी रहे हैं, आज भी कई बार देखते होंगे कि साहब घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया गया, पुलिस फोर्स बुलानी पड़ी, होता है ऐसा। ऐसा सुना जाता है कि पूर्व में ऐसा होता था, अन्य पिछड़े दलितों को घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया जाना। आज वर्तमान में हो रहा है, कई जगह नहीं सुनते आप, अखबार में पढ़ते हैं, मैं तो अखबार में देखता हूँ, पढ़ता हूँ, देखता हूँ। अभी तो काफ़ी कम हुआ है, पर नहीं, अब तो बिल्कुल बैन है, सरकारें जागरूक है। लेकिन आज जब 2025 में ऐसी घटनाएं होती है तो बड़ा दुख पीड़ा होती है कि वो लोग कौन थे जिन्होंने उनको इतना निचोड़ा, उनका खून मतलब पी गए। वो हमें बार बार सिखाया गया, वो आया आक्रांता, उसने ऐसा किया वैसा किया, लेकिन वो आक्रांता कौन थे जिन्होंने हमारे साथ ऐसे किया, जिन्होंने देश में रहकर देश के लोगों को नीचा समझा, बिल्कुल छोटा समझा। ये कहाँ ऊंच नीच की भावना थी बताओ। और ये किसी ने तो आज भी समझते वो लोग, ऐसे लोग हैं, जो कई लोग हैं बहुत सारे जो आज भी समझते होंगे वो अपने आप में। लेकिन मैं ग्रेट महात्मा ज्योतिबा फुले की बात कर रहे हैं तो अपन उन पे ही बात करेंगे। अगर वो नहीं होते तो आज अपन यहाँ तक बात नहीं कर पाते। मैं अपने आप गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मैं ग्रेट महात्मा ज्योतिबा फुले के समाज में पैदा हुआ, जिसकी वजह से आज मुझे उनके बारे में पढ़ने का मौका मिला, उनकी जीवनी के बारे में पढ़ने का मौका मिला। लेकिन वर्तमान की स्थितियाँ बदल गई हैं, लोग बदल गए। आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है, उस समय व्यवस्थाएं नहीं थी, परिस्थितियाँ वैसी थी, आज की परिस्थितियाँ अलग है, तो हमें आज उस हिसाब से जीना पड़ रहा है। लेकिन जब पूर्व में हम पढ़ते हैं उनके बारे में तो आपसे सोचिए कि कितना अन्याय किया होगा उन्होंने। माँ सावित्रीबाई फुले के बारे में पढ़ते हैं कि जब पहली बार शिक्षा की बात आई तो महात्मा ज्योतिबा फुले ने सबसे पहले अपनी वाइफ को पढ़ाया। भारत की पहली महिला शिक्षिका। और आज विडंबना ये है कि आज देश को आज़ाद हुए आज 78 साल हो गए, लेकिन उसके बावजूद हम उनका सम्मान नहीं कर पा रहे। अरे हमसे बढ़िया तो वो अंग्रेज थे जिन्होंने उनको महात्मा की उपाधि दी, और एक देश उन्हें भारत रत्न नहीं दे पा रहा। ज्योतिबा फुले जी को महात्मा की उपाधि अंग्रेजों ने दी। ऐसा कहा जाता है कि महात्मा ज्योतिबा फुले ने एक ऐसी स्थिति के अंदर शिक्षा की जागरूकता फैलाई जहां लोग समझने को तैयार नहीं थे, जहां जिस लोग उसको अंधविश्वास मानते थे कि ये करके क्या मतलब है, इससे अच्छा खेती करेंगे, वो करेंगे। जागरूकता उस समय की अलग जगह हुई, उसको आज सरकार क्यों नहीं दे पा रही भारत रत्न? देखो, ये कहीं ना कहीं हम लोगों की कमियां हैं। वो क्या, दीपक के नीचे हमेशा अंधेरा रहता है, ये तो आपने कहावत सुनी होगी। तो उसमें क्या होता है कि जैसे जिस समय जब ग्रेट महात्मा ज्योतिबा फुले अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, पूरे SC ST OBC की लड़ाई लड़ रहे थे, तो सबसे पहले उनको बहिष्कृत करने वाले कौन थे? उनके समाज के लोग थे जिन्होंने उनको धक्का देके बाहर निकाला। आधी रात को उनको अपना गांव छोड़ के पुणे शिफ्ट होना पड़ा। अच्छा, स्थितियां यही हैं। जब भी कोई लड़ता है
तब उसके अपने लोग ये सोचते हैं कि ये आगे जा रहा है, वो कहते हैं एक बाल्टी में वो केकड़े भरे होते हैं कि ये केकड़ा कहीं बाहर नहीं निकल जाए, इसको पकड़ के नीचे डालो। आज हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो है ही जो हमारे को नुकसान दे रहा है। ऐसी क्या परिस्थितियां रही कि उनको उनका गांव छोड़ना पड़ा, उनको निकाला गया? उस समय उनको वही एजुकेशन, वो गुलामी की बेड़ियां उन्होंने तोड़ दी थी। जिस प्रकार आज हम लोगों ने गुलामी की बेड़ियां तोड़ दी, तो गुलामी की बेड़ियां टूटते ही वो लोगों को लगता है कि यार ये तो आगे जा रहा है। अब ये एक छोटा सा मैं उदाहरण देता हूँ। एक हाथी का बच्चा होता है। हाथी में इतनी ताकत होती है कि वो मुझे लगता है 100-200 लोगों को तो आराम से कर सकता है। लेकिन जब हाथी का बच्चा होता है तो हाथी के बच्चे की क्या है कि एक पैर के अंदर एक छोटी सी चेन बांध दी जाती थी, छोटी सी। तो उसको बहुत तुड़वाने का प्रयास करता है, बहुत तुड़ाने का प्रयास करता है, लेकिन वो तोड़ नहीं पाता। फिर धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, बड़ा रूप ले लेता है, लेकिन फिर भी वो चैन को तोड़ नहीं पाता, क्योंकि उसके दिमाग में जो साइकोलॉजी ये हो गई कि यार मैं इस चैन को तोड़ नहीं सकता। वो 100 लोगों को सल्टा सकता है लेकिन उस चैन को नहीं तोड़ सकता। और किसके पीछे पे चलता है? एक छोटी सी चेन, वो सिर्फ इशारा करके उसको बोलते हैं जिसको, हाँ, छोटा सा कोई भी रस्सी डाल के, वो मावत होता है, छोटी सी रस्सी डाल के साइड में खड़ा कर देता है उसको। तो उसको ये लगता है मैं इस रस्सी को तोड़ नहीं सकता, क्योंकि उसकी मेंटेलिटी है ना, वो ये हो गई कि मैं इस चेन को कभी तोड़ नहीं सकता, मैं इसका गुलाम हूँ। तो आज ये स्थिति समाज की हो गई है, सैनी समाज की हो गई है कि उन गुलामी को तोड़ नहीं पा रहे हैं। और जिस दिन तोड़ देंगे वो कहते हैं पागल हो गया। हाथी पागल कब होता है? जब वो उस चैन को तोड़ देता है। चैन तोड़ते ही तो पागल हो जाता है। क्यों? लोग क्या कहेंगे? पागल हो गया। क्योंकि वो अपने स्वतंत्र जीने के लिए तैयार हो जाता है, वो कि अब मैं स्वतंत्र हो गया, मैं अब मैं कुछ जो मैं करूँगा, जो मेरी मर्जी से करूँगा, स्वतंत्र हो गया। और जो स्वतंत्र हो जाता है वो अपने मन का राजा होता है। उसको अच्छा लगेगा वही करेगा, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। महात्मा ज्योतिबा फुले जी की हम चर्चा कर रहे थे। महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने शिक्षा के लिए हर एक समाज के लिए काम किया, हर एक समाज के अंदर अलग जगह शिक्षा के लिए, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, कोई भी समाज हो, सबके लिए। आज आपको नहीं लगता कि हर समाज को आज उनके लिए आना चाहिए? क्योंकि आज जो भी समाज पढ़ाई लिखाई करके शिक्षा में समझ है, जो अधिकार पा रखे हैं, जैसे आप बता रहे हो कि पैंट शर्ट्स न जाने कितनी सारी चीज़ों के अधिकार पाए हैं, वो उनकी वजह से। तो आपको नहीं लगता कि सारे समाज को एक साथ आके उनके सपोर्ट के अंदर सरकार से मांग करनी चाहिए? धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है इस बारे में, और अभी आवाज़ें उठने लगी हैं, हवाएं ज़ोर से चलने लगी हैं, आंधियाँ रुक करने लगी हैं, बवंडर की तैयारियां चालू हो चुकी हैं। और जिस दिन ये बवंडर आएगा और ये बवंडर दिल्ली पहुंचेगा, सरकारें झुक जाएंगी। और मैं कह रहा हूं उस दिन ग्रेट महात्मा ज्योतिबा फुले को भारत रत्न का पुरस्कार देकर नवाजा जाएगा। ये तो सिर्फ क्या है कि वो जो अपने लोग हैं वो गुलामी की बेड़ियों तोड़ नहीं पा रहे, क्योंकि उन्हें आधुनिकता में अपने निजी स्वार्थ के लिए कहीं ना कहीं वो दबे कुचले हुए लोगों के साथ में दबे हुए हैं। जिस दिन ये अपनी गुलामी की बेड़ियां तोड़कर आ गए मैदान में, इनको रोकने वाला कोई नहीं है। क्योंकि ग्रेट महात्मा ज्योतिबा फुले एक नाम इतना बड़ा है, हालांकि उनको कोई जरूरत नहीं है इस चीज़ की, भारत रत्न की आप बात करें कि भारत रत्न से नवाजा जाए, लेकिन एक जो मान सम्मान की जो बात होती है उसकी बात करते हैं कि उनको मिलना चाहिए। वो इतने बड़े महान पुरुष हैं कि उनको इन छोटी बड़ी चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम लोगों की इच्छा है कि उनको इस फूले भारत रत्न से नवाजा जाना चाहिए, ये हम चाहते हैं। माता सावित्रीबाई फुले देश की प्रथम शिक्षिका, जिनका अभी अभी आपने जिक्र किया, उनके बारे में आपके विचार? देखो, फूले दंपति, मैंने पहले ही बताया आपको कि फूले दंपति, उनके बारे में जितना भी अपन लिखें सदियों बीत जाएंगी। अभी तो सरकार, राजस्थान सरकार ने महात्मा ज्योतिबा फुले शोध पीठ की स्थापना कर दी। अभी तो राजस्थान विश्वविद्यालय में बहुत सारे लोग शोध पीठ में अभी चले PhD करेंगे। ये हमारी एक मांग थी, 6 मांगों में से, वो भी हमने करवाई थी। और अब तो उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें आ भी रही हैं, लोग पढ़ भी रहे हैं।
विरोध भी कर रहे हैं। लेकिन एक ऐसे समय में जहाँ पे, क्योंकि महात्मा ज्योतिबा फुले जी हर स्त्री लड़की के पास में जाके नहीं समझा सकते थे, इसके लिए उन्होंने अपनी पत्नी को चुना और वो घर घर तक पहुंची। लेकिन स्त्रियों को लेके इतनी ज़्यादा नकारात्मकता सोच थी लोगों की कि उन्हें घर के बाहर तक नहीं जाने दिया जाता था, चूल्हे चाकी तक ही रखा जाता था। ऐसी स्थिति में उन्होंने न जाने कितनी सारी चीज़ें, यातनाएं, पीड़ाएं सही जो लोगों की कथन से आती थी। ये सत्य है, इसमें कोई वो नहीं है। इतिहास बताता है कि जब वो पढ़ाने जाती थी तो उन पर कीचड़ फेंक दिया जाता था, पानी फेंक दिया जाता था, यहाँ तक कि टट्टी फेंक दी जाती थी। मतलब इसलिए वो एक साड़ी भी अपने साथ में लेके जाती थी। बहुत सारी चीज़ें उनके बारे में मैंने पढ़ी हैं। जहाँ तक मैंने पढ़ा है, मैं कहना चाहता हूँ कि भारत सरकार को इसके बारे में तुरंत प्रभाव से संज्ञान लेते हुए फूले दंपति को भारत रत्न से सम्मानित करना चाहिए। आप फुले ब्रिगेड के संयोजक हैं, क्या आप फिर से एक नया आंदोलन तैयार करेंगे उनके सम्मान के लिए, फुले दंपति के लिए भविष्य में? बिल्कुल, फूले ब्रिगेड महात्मा ज्योतिबा फूले के सम्मान में हमेशा मैदान में थी, मैदान में है और मैदान में रहेगी। थोड़ा सा इंतज़ार है, सब्र का फल मीठा होता है। वापस जयपुर आएंगे और बहुत अच्छी तरह से बछेड़ उठा देंगे। एक बिखरा हुआ सा समाज हो रखा है अभी, जिस फुले ब्रिगेड के आप संयोजक हैं, लेकिन एक बिखरा हुआ समाज लग रहा है। क्या आप उनको एक करने के लिए भी कुछ कोशिश करेंगे या फिर उनके लिए भी कुछ नसीहत देना चाहेंगे जो आपसी द्वेष पाले बैठे हैं और अलग अलग भागों में बट के बैठे हैं? क्योंकि एक कहावत है कि बंद मुट्ठी पे जितनी ताकत है उतनी एक अंगुली में नहीं है। अब इसी तरह से एक एक अंगुलियां अलग अलग हो रखी हैं हमारे समाज की। देखो क्या होता है कि ऐसा कुछ नहीं है, पूरा समाज एक जगह है और समाज, सर्व समाज का सपोर्ट है, एक अकेले समाज का नहीं। सभी धर्मों का हो, समाजों का हो, सभी लोगों का हमेशा मेरे प्रति प्यार और प्रेम रहा है। अब रही बात, जैसे अपन किसी और की बात कर रहे हैं कि भाई टूटा हुआ है, ऐसा है, तो मैं एक छोटी सी कहानी बताता हूँ मैं आपको, बड़ी इंटरेस्टिंग है। हाँ, मैं समझोगे इसको। मेरे फादर साहब कई बार मुझे वो समझाते हैं कि एक गधा था, तो वो क्या कहते हैं, गधा एक टाइगर को मिल गया, तो टाइगर को बोलता है कि टाइगर किधर जा रहा है? बोले मैं घर जा रहा हूँ, बता तेरे को क्या तकलीफ़ है? बोले तकलीफ़ ये है कि महाराज अभी तो मौसम ख़राब हो रहा है, आप कहाँ जा रहे हो? बोले कि मौसम तो सही है। तो उसने कहा देखो बादल पीले हो रहे हैं। उसने कहा बेवकूफ़, बादल तो नीला हो रहा है। अब टाइगर सोचा है यार ये क्या मामला हुआ। बोले कहते तुझे कम दिखता है, तुझे पता नहीं आसमान नीला है इस समय। बोले कहते मैं पूछवा दूँ? बोले पूछवा दे। तो वो और जो गधे की जो उधर टीम बैठी थी, गैंग बैठी थी, उन गधों को बुलाया और उन गधों से पूछा कि भाई आसमान तो पीला है कि नीला है बताओ। बोले कि जय हमारे सरदार ने क्या बताया, कैसे पीला है। तो गधे ने कहा कि बताओ आसमान क्या है, कैसे पीला है। कह दिया ना पीला है। तो अब वो गधा खुश और रैंकने लग गया, चिल्लाने लग गया कि देखो अब तो मान जा कि पीला है आसमान। अब तो चीता ने सोचा यार ये तो साला अपनी तौहीन हो गई, ये तो गड़बड़ हो गया मामला, तो अपने को क्या करना चाहिए अब। तो उसने कहा चलो ठीक है, अपन इस राज्य के राजा के पास चलते हैं, राजा फैसला करेगा कि आसमान नीला है कि पीला है। तो बोले ठीक है। अब वो चले गए राजा की गुफा के पास में। राजा कौन? लॉयन, शेर। राजा साहब बैठे थे। बोले दोनों ने प्रणाम किया राजा को। उन्होंने कहा महाराज कोई समस्या लेके आए हैं? तो शेर ने दाड़ के बोला हाँ बताओ क्या बात है। तो उसने कहा कि महाराज ये गधा है कहता है कि आसमान पीला है। तो राजा ने उसकी तरफ देखा, टाइगर की तरफ, फिर सोचा, फिर उसने राजा ने कहा कि आसमान तो पीला ही है। टाइगर और चिंतित हो गया कि मेरी आंखें खराब हो गई, ये आसमान पीला ही है। तो अब गधे का रुख तो आप समझते हो, गधे में तो वही
रैंकने की आदत, लौटने की आदत। इतना खुश हो गया कि मैं जीत गया चुनाव। जीतने के बाद में वो रैंकता हुआ, महाराज का धन्य हो, मैं आपने सही फैसला किया कि आसमान तो पीला ही था और आपने पीला बताया। रैंकते रैंकते वो बाहर आ गया। जैसे वो बाहर आया तो उसके दिमाग में एक कुरापाती सूझी, बोले यार अपना इसने टाइम आज मौका मिला है टाइगर का इलाज करने का, तो क्यों नहीं इसको सज़ा भी दिलाई जाए। तो वो बाहर जो खुशियाँ मनाते आ रहा था वो वापस गया टाइगर शेर के पास में। कहते राजा साहब प्रणाम। बोले कि आप क्या बाकी रह गया। कहते राजा साहब एक विनती और करना चाहता हूँ। कहते वो भी बता। कहते महाराज इसने है ना मुझे पूरा दिन परेशान किया। मैंने मेरी पूरी बटालियन जो गदा बटालियन थी उस बटालियन से पूछवाया इसको कि आसमान पीला है, तो भी ये नहीं माना। अब आप फैसला मैं ये चाहता हूँ, इसने मेरा टाइम खराब किया, पूरा दिन खराब किया, इसको सज़ा मिलनी चाहिए। तो बोले कि ठीक है सज़ा तो दी जाती है। बोलो क्या सज़ा दी जाएगी। कहता आप जो दोगे। बोले टाइगर वो सज़ा दी जाती है कि 3 दिन आप भूखे प्यासे यहीं बैठे रहोगे। सज़ा दे दी। अब साहब गधे के 2 आसमान में पर उड़ गए, रैंकने लग गया, खुशियाँ मना लगे, गधे की खुशियाँ हो गई। गधा चला गया। टाइगर को थोड़ा गुस्सा है, तो टाइगर गुस्सा है तो थोड़ा सा अब राजा के सामने किसकी होगा। राजा को उसने हाथ जोड़ के विनती की, महाराज ये बताइए आप कि ऐसा क्या कारण हुआ कि आपने उसको कहा कि आसमान पीला है, मुझे सज़ा दे दी आपने। तो उसने कहा तू यार, कहता सज़ा इस बात की दी है कि तू टाइगर है, तेरा एक इलाका है। टाइगर का एक इलाका होता है, जंगल में उसका इलाका होता है, उस इलाके में कोई दूसरा टाइगर नहीं आता, और वो दूसरा आ जाए तो मरना मारना पड़ता है उनको। तो तू एक टाइगर है और तू गधे से मुंह लग रहा है, बड़े अफसोस की बात है ना। तो इसलिए आप इन चीज़ों पर मत जाओ। देखो कुछ लोग हैं जो उनकी प्रवृत्ति वैसी है, तो अपने को उन पर नहीं जाना। उनकी प्रवृत्ति कौन सी वाली आप समझ गए होंगे, मैं ज़्यादा उदाहरण नहीं देना चाहता। तो मैं तो ये कहता हूँ वो अपना काम कर रहे हैं, मैं मेरा काम कर रहा हूँ। जिसे बंदे का काम ये है कि मुझे इस आंदोलन को तोड़ना है, सीपी सैनी को बदनाम करना है, सीपी सैनी को नीचे गिराना है, सीपी सैनी को बर्बाद करना है, तो वो अपना काम करेगा। उसमें आप, मैं या और लोग सपोर्टिव कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो भगवान ने उसको वही काम दिया है कि सुबह उठ को सीपी सैनी को मैं आज क्या गाड़ दूंगा। भाई उसका काम भगवान ने उसको यही दिया है कि सुबह उठेगा और सीपी सैनी को आज मैं क्या गाड़ दूं, और बढ़िया कर रहा है वो काम। कम से कम वो मेरा फ्री पॉकेट में प्रचार तो करना है, वरना आजकल तो आपको पता है सोशल मीडिया वाले बड़े महंगे हो गए हैं। सोशल मीडिया है आजकल, वो एक बंदे को हायर करने के भी 10 से 15 हज़ार रुपये लगते हैं। अब वो फ्री पॉकेट में मेरा प्रचार कर रहा है। अरे कम नेताओं को तो क्या चाहिए, पब्लिसिटी चाहिए, चाहे वो पॉजिटिव कर चाहे नेगेटिव कर। अरे कम से कम पब्लिसिटी तो कर रहा है ना वो। मैं खुश हूँ उनसे, और मैं भगवान से दुआ करूँगा उनके लिए कि थोड़े और ज़्यादा हो जाएं, ताकि पब्लिसिटी नेगेटिव चलेगी तो पॉजिटिव में अच्छा काम करूँगा ना। मैं कहीं गलती नहीं कर पाऊँगा उनकी वजह से। अगर गलती करूँगा तो मैं सुधारूँगा उनको, क्योंकि जो नेगेटिविटी लोग होते हैं वही तो बताते हैं अपने को कि भाई अच्छा काम कर रहा है। तो इसलिए डोंट वरी, अपना सारे लोग सब साथ में। जी बहुत अच्छी बात है। उम्मीद भी यही करते हैं कि सभी एक साथ में आएँ, आपके आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। लेकिन क्या आप मानते हैं कि सैनी समाज अभी भी पिछड़ा हुआ वर्ग है, और उसमें क्या क्या सुधार की ज़रूरत है? देखो सैनी समाज एक बोल्ड समाज, किसी से दबने वाला नहीं है, और दब गया तो फिर आपको पता है वो एक गाना आता है आजकल में, कौन सा है वो मुझे पता नहीं, दब गया तो सैनी न सैनी कौन का वैगार है। हाँ, बोल्ड भी बोल्ड, दब गया तो दब गया, वो अब आगे आपने बता ही दिया। तो बोल्ड समाज है, कोई कमज़ोर नहीं है। कमज़ोरी है तो कहीं ना कहीं सिर्फ एक दूसरे की ईर्ष्या की भावना की, कहीं ना कहीं हमारे सही मैसेज नहीं जाने की, वो दूसरों की बातों में ज़्यादा चलता है। हम फाइनेंशियली कोई कमज़ोर नहीं है, ताकत में कमज़ोर नहीं है, राजनीति में कोई कमज़ोर नहीं रहे अब, और भी
बात करें तो उस कहीं भी हम कमज़ोर नहीं हैं। हर क्षेत्र में आगे बढ़ चढ़ आगे हर क्षेत्र में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। बस बात इतनी सी है कि हम सब लोगों को मिलकर पूरी ताकत के साथ में सत्ता हासिल करनी है। जिसके पास सत्ता होती है वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन हमारे लोगों को एक चीज़ सिखाई जाती है, अरे यार उसके साथ मतलब वो तो राजनीति करने के लिए कर रहे हैं। अब उनको कौन समझाए कि राजा ही सब कुछ करता है। सत्ता हाथ में है तो राजा, आपके पास सत्ता है तो कुछ भी कर सकते हो, वरना तो आपको देखो कुछ भी हो सकता है। आप एक सांसद होते हैं, बानी है तो एक पुलिस वाला आपको कॉलर पकड़ के उठा के नहीं ले जा सकता। लेकिन मैं उस समाज से आता हूँ जो मेरा समाज तो बेचारा रोड पे सब्जियां बेचने वाला है। आए दिन वो जब भी पुलिस वाले आ जाते थे उसको कॉलर पकड़ के ले जाते थे। हमने उनकी लड़ाई लड़ी और सबसे पहले उनकी मांग रखी मैंने। जब पहली बार मांगों की बात हुई हमारी, तब मैंने सबसे पहले उनकी मांग रखी कि हमारे लिए वेडिंग जोन बनाया जाए। कोई भी ठेले वाले को कभी भी धक्के मार के नहीं भगाया जाए, न उनके पहले डंडे मार जाए। आज आप देखे होंगे रिसेंटली 2-3 साल में कहीं ऐसा कांड नहीं दिखा। ये पहले आते थे, कभी कौन उनके डंडे मार रहा है, कभी कौन मार रहा है। तो ये सबसे पहले हमने वेडिंग जोन भी बनवाया उनके लिए। तो ये चीज़ें हैं, बहुत सारा परिवर्तन हो जाएगा। सब लोग एक हैं, पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे और बच्छीड़ उठा दें के बात करें। और राजस्थान की राजधानी में फिर आऊँगा और भी विधानसभा से स्टार्ट कर शाबा। अच्छा, अभी आपने एक गाने का जिक्र किया कि दब गया तो सैनी न सैनी कौन कवेगा रे। हाँ। अमित सैनी रोहतकिया जी का ये गाना है। जी। अभी हरियाणा में काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं जिसमें हर चीज़ पे आके उंगली अमित सैनी रोहतकिया के ऊपर अटक रही है और काफ़ी परेशानियों से जूझ रहे थे। उसके बावजूद उनके ऊपर उनके गाने डिलीट करवाए गए हैं। इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? देखो, अमित सैनी हमारा भाई है। अमित सैनी रोहतकिया जी, अमित सैनी रोहतकिया अपना भाई है। उसकी तकलीफ हमारी तकलीफ। उस पर कोई उंगली करेगा तो हम उसकी उंगली काट देंगे, उसके कोई डंडा करेगा तो उसके डंडा वापस उसके बांट देंगे। कहीं डरने वाले नहीं है, हरियाणा हमसे दूर नहीं है। और उस अमित सैनी के लिए अगर कुछ करना पड़े, किसी भी प्रकार का हालत पैदा करना पड़े, तो हम तैयार हैं उसके लिए। वो अपना भाई है, उस भाई ने वो हमेशा मेरे साथ खड़ा रहा है। और ज़रूरत पड़ी जब भी वो हमें याद करेगा, बुलाएगा, वो कहेगा भाई मेरे साथ ये आज बात हो गई, तो हम जो उसके उंगली करने वाला है उसके घर में जाके उसके घर में ठोक देंगे। डरने वाले नहीं है। वैसे भी हमारे तो देखो आंदोलन धन से आप अमित सैनी जी के साथ में, अमित सैनी के साथ हैं, साथ थे और साथ हैं। वही नहीं, ये अमित भाई तो है ही, उसके साथ साथ और भी तमाम जो साथी हैं मेरे, चाहे वो सिंगर हो, चाहे वो फिल्म स्टार हो, चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे XYZ कोई भी हो, उन पे उंगली उठाने का मतलब है कि सीपी सैनी उनकी उंगली काट देगा। डरते वरते नहीं है, बच्छीड़ उठा देंगे। मैं कह रहा हूँ आपने सुनील भाई, अगर बात हमारे मान सम्मान पे आएगी, कसम से हम वो इतिहास लिख देंगे जो सम्राट अशोक ने लिखा था, चंद्रगुप्त मौर्य ने लिखा था। हम कमज़ोर नहीं है। महाराजा सूरसेन ने जो इतिहास लिखा था वो इतिहास भी हमारा ही है। अगर बात करें जब ग्रेट महात्मा ज्योतिबा फुले की, वो इतिहास भी हमारा ही है। इतिहास में कमी नहीं है। बस ये तो इतिहास में थोड़े से हमारे लोगों ने अपना इतिहास भूल गए, बस कमी इतनी सी है, वो इतिहास वापस याद दिला देंगे। तो इसलिए कहीं कमज़ोर नहीं है मेरे भाई, कमज़ोर नहीं है। लट की भाषा कोई समझता है तो लट की भाषा समझा देंगे, और वैसे कोई समझेगा तो वैसे समझा देंगे। पहले समझा दिया, अब समझा देंगे। हमारे किसी भी युवा पर किसी भी प्रकार का अगर गलत तरीके से आरोप लगेगा या उसके मान सम्मान में कोई कमी आएगी, तो हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। पिछली बार जब हमारी एक बहन को जिंदा जला दिया गया यहाँ बस्सी में, तब भी हम रोड पे बैठ गए थे, जब तक नहीं उसकी डेड बॉडी नहीं जली, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हुई। टोडा भीम में हमारे भाई गोली मार दी, तब भी आपका भाई जब तक बैठा रहा, जब तक उसके अंतिम संस्कार में हमारी मांगे पूरी नहीं हुई, तभी अंतिम संस्कार हुआ उसका भी। जहां भी हमने आंदोलन किए ना, पूरी लड़ाई लड़ी भाई। गलत किसी के साथ है नहीं। प्रशासन, सरकार
हम सबका सपोर्ट करके चलते हैं, गलत काम करना नहीं चाहते, और कोई गलत काम करवा ले तो हम भुगतने के तैयार हैं। भाई मुकदमे तो हो रखे हैं, और क्या हो जाएगा, 2-4 तारीख और चल जाएंगी, लेकिन अपने लोगों के मान सम्मान के लिए कहीं भी नहीं झुकेंगे। जी जी, अभी आपने बताया आप वहाँ पे उनके न्याय के लिए खड़े रहे, लेकिन अभी नए कानून आ रहे हैं। जो अभी हरियाणा में एक कानून पारित हुआ है कि डेड बॉडी को लेकर के आप आंदोलन नहीं कर सकते। ऐसा अगर कभी राजस्थान में आए तो उसके खिलाफ आप आवाज़ उठाएंगे? राजस्थान में तो पहले से ही कानून बना हुआ है। अभी आपने इतिहास की बात की, सैनी समाज की, हम उस इतिहास से आते हैं। हमारे पूर्वजों के बारे में आपने बात किया है, हम जानना चाहेंगे, दर्शक भी जानना चाहेंगे कि क्या क्या इतिहास रहा अपना, कौन कौन ऐसे महायोद्धा भी हुए हैं, ऐसे महान खिलाड़ी भी हुए हैं, उन सब के बारे में हम जानना चाहेंगे आपसे। कौन कौन ऐसे महापुरुष? देखो, अगर इतिहास के बारे में जानना चाहेंगे अपन जी, तो इतिहास कमज़ोर नहीं है जी। वो कहते हैं इतिहास तलवारों की धारों पर लिखा जाता है, और हमने तलवारों से कम खून नहीं बहाया है। लेकिन ये तो थोड़ा सा वर्तमान की परिस्थितियाँ अलग हैं। मैं इतिहास की बात करूँगा सबसे पहले। हम पूर्व के इतिहास की बात करें तो जिसको लोग सिकंदर महान कहते हैं ना आज लोग, हाँ हाँ, उसको हमने 17 बार घुटनों पे टिकवाया है। आप पढ़ लेना, चंद्रगुप्त मौर्य से उसने 17 बार पैर पकड़ के माफ़ी मांगी है जी। राजा पोरस के बारे में पढ़ लेना जी, राजा भागीरथ के बारे में पढ़ लेना जी, सम्राट अशोक के बारे में पढ़ लेना। आज हर सरकारी दफ्तर पे एक अशोक स्तंभ जरूर मिल जाएगा आपको, उन्हीं की देन। महाराजा सूरसेनी के बारे में पढ़ लेना। हमने तलवारें कम नहीं चलाई मेरे भाई। राजा भागीरथ के बारे में आप बताए, गंगा नदी। राजा भागीरथ कमजोर है कि कहीं पे, उनके जिसने गंगा नदी को धरती कहते पे हैं ले धरती पे उतार दिया, वो कमजोर है गई हैं आपको। नहीं। इतिहास बनाया उन्होंने। और आप बात करें सम्राट अशोक कमजोर था क्या? चक्रवर्ती सम्राट अशोक एकमात्र राजा था जिसने अखंड भारत का निर्माण किया। जी, कहते हैं कि इराक, ईरान, अफगानिस्तान, मध्य एशिया से अभी आगे तक उसकी सीमाएं लगती थी। अच्छा। लोग उसकी तलवारों के नाम से डरते थे कि यार रात को सो जा बेटा, सो जा, वरना सम्राट अशोक आ जाएगा। तो वो नाम, इतिहास तो वो है। ये तो आज की वर्तमान की परिस्थितियाँ हैं कि कुछ समय बाद में कुछ लोग आक्रांत आए और कहीं न कहीं हमारे लोगों को अनेक प्रकार से तोड़ा, उनको भ्रमित किया। भ्रमित करने के बाद में उनको दिशाविहीन कर दिया, जिस वजह से आज हमारे लोग कहीं न कहीं डाउन हो गए। लेकिन अब वो ज़्यादा समय नहीं है, वापस वही ताकत, जिस प्रकार उन्होंने ताकत दिखाई राजस्थान की विधानसभा पे अपना झंडा गाड़ कर, आपको देखा होगा आपने कहीं मीडिया में, 25 फरवरी 2025 को लाखों की संख्या में, मैं अगर उस दिन का वृत्तांत करूं तो मैं खुद विश्वास नहीं कर पाता कि यार इतने लोग आ जाएंगे। हमने जब एक छोटा सा आह्वान किया, सिर्फ मात्र एक छोटे से लड़के की आवाज़ पर लाखों की संख्या में राजधानी में लोग आ गए और राजस्थान की राजधानी पहुंचकर विधानसभा पे झंडा गाड़ दिया और दुनिया को बताया कि हम किसी से कमज़ोर नहीं हैं। ये इतिहास है हमारा। सरकारों ने हमारी मांगे नहीं मानी तो आगरा भरतपुर हाईवे कितने दिन बंद रहा, ये भी देख लो आप। जयपुर जाम हो गया, ये कमजोर इतिहास है क्या? इतिहास में कहीं कमजोरी नहीं है। इस देश का राष्ट्रीय खेल में भी योगदान। आज आप पूछिए खेल कौन खेलता? मेजर ध्यानचंद जी का खेल कमजोर था क्या? अवार्ड दिया जाता है उनके नाम से आज जी, और हमें गर्व है कि हम उनके वंशज हैं। उनके नाम से स्टेडियम है, 3 गोल्ड मेडल ओलंपिक्स में जिताए उन्होंने। बिल्कुल। मेजर ध्यानचंद सिंह जी कुशवाहा साहब, ये उपलब्धि कम नहीं है, के गौरव हैं। बिल्कुल। और वर्तमान में बात की जाए तो राजनीति में भी काफ़ी अच्छे अच्छे पदों पे पदोन्नत हो रखे हैं। बिल्कुल सुनील जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। कहते हैं कि सैनी साहबों का खून थोड़ा गर्म होने में टाइम लगे, तो वो खून अब गर्म हो रहा है, और गर्म ज्या ज्या होसी तो ऐसी बछीड़ उड़ सी। कहते हैं कि
अपनी मांगे मांगने नहीं आएंगे, सरकारें देने जाएगी उनको कि भाई बता तेरा सैनी साहब क्या मांगता है तू, क्या भाई क्या चाहिए तेरे को, जो तेरी मांगे हैं वो लिख के आ जा, दे देंगे। और अभी हल्के में जो कोई लोग हमें हल्के में ले रहे हैं, तो मैं उनको स्पष्ट बता देता हूँ कि कहीं हल्के में नहीं है, हम हमारी रणनीति बना रहे हैं, और रणनीति ऐसे बना रहे हैं कि अब की बार जब हम हमारा हक और अधिकारों की लड़ाई में छेड़ेंगे तो लेकर ही आएंगे। टाइम लग सकता है, लेकिन ठंडे नहीं बैठने वाले हम पूरी तैयारी के साथ बैठे हैं। क्या वो एक कहावत है कि धुम्मा उठा देंगे, धूम बजा देंगे। अच्छा, एक और सवाल ये था मेरा कि सैनी समाज के अंदर आप सबसे मजबूत नेता आज तक किसे मानते हैं? हालांकि बहुत सारे बड़े बड़े नेता हुए हैं, सभी बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक विशेष, क्या आपको लगता है कि यस इनके अंदर वो गट्स थे, वो जज्बा था, वो जुनून था? देखो मैं नेताओं के बारे में पता कौन से वाले नेता, अब इसमें भी बहुत सारे चक्कर पड़ गए। हाँ हाँ हाँ। राजस्थान के या पूरे भारत के? क्योंकि आप मुझे कंफ्यूज करने में बैठे हो, लेकिन मैं कंफ्यूज नहीं हुआ। नहीं, चलो राजस्थान का ही बता दो। राजस्थान के नो डाउट गहलोत साहब, अशोक गहलोत साहब जी, इसमें कोई डाउट नहीं है। सरकारों में भी सैनियों की आप भागीदारी चाहते हैं कि भाई हाँ हमें भागीदारी मिलनी चाहिए भाई। अगर भागीदारी नहीं मिलेगी, मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ सैनी समाज को नहीं, जो और दबे कुचले समाज है, जैसे आज कुमाऊं समाज है, नाई समाज है, सुनार समाज है, सुतार समाज है, रावणा राजपूत समाज, इनकी भागीदारी मिलनी चाहिए। आज कहाँ है उनकी भागीदारी? खा रहे हैं साले मोटे मोटे लोग, सांड बन गए आज। वो कहते हैं, मैं कहा था ना, हाथी के दांत दिखाने के खाने के लगे, अपने को कह रहे हैं कि साहब ऐसा नहीं चाहिए, आरक्षण नहीं चाहिए, और अंदर अंदर दे रहे हैं बछीड़। और हम जैसे क्या कर रहे हैं बेचारे? ये पहली बार हुआ जब राजस्थान की विधानसभा में 5 सैनी विधायक पहुंचे हैं। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। क्या इसकी वजह ये भी मानी जा सकती है कि आप पिछले कई वर्षों से आंदोलन कर रहे थे, लोगों को जागरूक कर रहे थे, समाज को जागरूक कर रहे थे? देखो, आंदोलन का बड़ा योगदान होता है जी। वो कहते हैं जो जागरूक जो जिंदा है वो सब कुछ करता है, और जो मरा हुआ है वो दूसरों की सिर्फ, वो कहते हैं जूते चाटता है। क्या अपनी कहावत है नहीं यार, वो कि दूसरों की, अगर जो आदमी जिंदा होता है वो अपने हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। हाँ ऐसा था, मुझे जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। पूरा ऐसा नहीं है, वो मैं बताता हूँ आपको। अगर तुम में हुनर है, अगर तुम में हुनर है तो हुनर दिखाना जरूरी है। जी जी। अगर तुम वाकई जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। और हमारे लोग अब जब जिंदा हुए तो पहली बार उनको दिखाया कि हम भी विधानसभा का रास्ता देख लेते हैं। परिस्थितियां कुछ भी हो, हम लोगों को एक ही चीज सिखाते हैं हमारे घर वाले या और लोग कि अरे नहीं नहीं वो तो राजनीति कर बतानी आ रही है। तो हमारे लोग क्या है, दूर भगते हैं। अब उन लोगों को ये धीरे धीरे ज्ञान प्राप्त हो रहा है कि सबसे पहले सत्ता जरूरी है, सत्ता के बगैर कुछ नहीं है। जो आदमी सत्ता में होता है और रात को सोते सोते कहते ना कि कल की छुट्टी है भारत की, तो छुट्टी हो जाती है। सोते सोते कहते कि राजस्थान की छुट्टी है, आज बंद रहेगा राजस्थान, तो बंद हो जाता है। तो ये सत्ता का पावर है मेरे भाई। और जिसके हाथ में सत्ता है वो कुछ भी कर सकता है, और जो सत्ता नहीं होती है वो आराम से मरा हुआ आदमी है। इतिहास तलवारों की नोकों पे लिखा जाता है, तलवे चाटने से नहीं लिखा जाता। और ये इतिहास लिखने के लिए तो हमें आना पड़ेगा। आज हमारे लोगों का मैं दाद देता हूं कि वो लाठियां ले लेकर रोडों पे आ गए। जो लोग कहते थे कि सैनी जाम नहीं कर सकते, आज उन्होंने 4 बार हाईवे जाम करके दिखाया। जो लोग कहते थे कि लाठियां नहीं खा सकते, अरे हमने लाठियां खाई, छाती पे खाई, गोलियां खाने के लिए तैयार हुए। ये ताकत थी। जो लोग कहते थे कि जयपुर नहीं जा सकते, वो जयपुर आके बताया कि हम जिंदा हैं, हमें हमारे हक और अधिकार चाहिए वरना छीन लेंगे। ये ताकत दिखाई उन्होंने। जो लोग कहते थे कि एक बार तो जयपुर में गलती से आ गए दोबारा नहीं आएंगे,
वो एक बार नहीं, जयपुर में 5 बार आए, और चाहे वो विधानसभा घेराव हो, चाहे मुख्यमंत्री हाउस घेराव हो, चाहे हल्ला बोल रैली हो, और चाहे से और भी कोई कार्यक्रम हो, जब जब मैंने याद किया उन्होंने छाती ठोक कर आए। उन्होंने कहा कि हमारा बेटा याद कर रहा है। और सही बात है, कभी भी 24/7 जब भी उनका फोन आता है तो मैं फोन उठाता हूं। कोई भी भाई कैसी भी समस्या हो, मैं चाहे पावर में हूं या नहीं हूं, लेकिन जब तक मेरे भाई के हाथों में लठ हैं, हमारे वीर योद्धाओं के हाथों में जान है, ताकत है, उनका उबलता हुआ खून है, जब तक अपनी तो चलेगी, चाहे सत्ता में हो या नहीं हो, अपनी तो चलेगी। आज मैं क्या हूं, एक बहुत गरीब परिवार से आता हूं, बहुत गरीब परिवार से आता हूं। जयपुर में आके फुटपाथों पे रहा, और आज वो लोग मुझे पलकों पे बिछाकर वो प्यार और आशीर्वाद देते हैं। मैं अंदर से उनको कितनी दुआएं देता हूं, क्योंकि मैं एक छोटे से परिवार का आदमी हूं, आप मुझे उस आसमान में बुलाकर स्वागत कर रहे हो। देखो, हमें पॉजिटिव में बात करनी है, नेगेटिव में 1% बात नहीं करनी, पॉजिटिव में बात करनी। हम क्या किया इस जीवन में? कोई भरोसा है कि अभी मैं यहां से जाऊंगा गाड़ी लेके और रास्ते में एक्सीडेंट हो जाए, मर जाऊंगा? इतिहास ये पूछेगा कि सीपी सैनी ने क्या किया। जिन लोगों ने विधानसभा घेराव की, जब वो मर रहे होंगे, उनकी नाड़ यूं सर यूं हिल रही होगी, गुजर हो जाएंगे, और जब उनके पोते पोती पूछेंगे ना कि तुमने क्या किया हमारे लिए, तो वो छाती ठोक कर वहां खाट में पड़े हुए वो कहेंगे कि जिस समय पूरे भारत में किसी की औकात नहीं थी राजधानी में जाकर जाम करने की, उस दिन हम लोग गए और विधानसभा में जाके हमने झंडा गाड़ दिया और दुनिया को यह बताया कि हम किसी कमजोर नहीं है। हम थे पहली बार जाने वाले विधानसभा पर। तो बताइए, गौरव की बात होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल, बहुत बड़े गौरव की बात। जो जेल में जाने वाले लोग हैं वो ये बताएंगे अपना इतिहास कि हम तुम्हारी मांगों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए हम डरे नहीं, झुके नहीं और किसी भी प्रकार का खौफ नहीं खाए, बल्कि हम छाती पे गोली खाने के लिए तैयार रहे। और सरकारों ने लाठियां मारी हो, चाहे मुकदमे किए हो और चाहे जेल भेजे हो, लेकिन डर ना खौफ, और हमने तुम्हारी 6 मांगे मनवाई और बाकी मनवा देंगे। यह ताकत होगी उनकी, और यह ताकत ही सबसे बड़ी पावरफुल होगी उनकी। मेरा खून भी खोलता है उन भाइयों के लिए। जब मैं आज वो मेरे से बात करते हैं, जब भी मिलते हैं, तो कहते हैं भाई आप निश्चिंत रहिए, हम जान देने के लिए तैयार हैं आपके। लेकिन साथियों, आप सुनील जी, मैं इतना कहना चाहता हूं उन भाइयों को कि मैं धन्यवाद करता हूं उन मेरे 84 वीरों का, उन लाखों युवाओं का, उनकी माओं का, उनके पिताओं का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने ऐसी संतान पैदा की जो कि इस लड़ाई के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। ऐसे मां बाप हर किसी को नहीं मिलते, बहुत भाग्यशाली लोग हैं, हजारों लोग जीवन जीते हैं। लेकिन आज अगर बात करोगे इतिहास की कि सैनी समाज के लिए पहली बार जेल कौन गया, तो 84 लोग गए। कोई नहीं कहेगा, वो कहेंगे 84 लोग कि हम गए। ये गर्व की बात है। लोग क्या कहते हैं फर्क नहीं पड़ता, पक्ष विपक्ष क्या है मुझे फर्क नहीं पड़ता। जिनका काम विरोध करना है वो विरोध करेंगे, जिनका काम है इतिहास लिखने का वो इतिहास लिखेंगे। याद रखना, इतिहास उन्हीं लोगों का होता है जो यहां इतिहास बना कर जाते हैं। आप इतिहास देखिए, गांधी जी ने लड़ाई लड़ी, कभी इतिहास में यह आता है कि गांधी जी का विरोध कितने लोगों ने किया? नहीं। कभी याद है क्या भगत सिंह का विरोध किन किन लोगों ने किया? इन लोगों ने इतिहास लिखा है, और अपन तो इतिहास लिखने के लिए आए हैं मेरे भाई, यहां छोटी मोटी बातों में थोड़ी उलझने के लिए आए हैं। बिल्कुल। अभी वर्तमान समय में सैनियों की भागीदारी से आप संतुष्ट हैं, खुश हैं? मैं कोई संतुष्ट नहीं हूं। अभी एक कोई कैबिनेट भागीदारी मंत्री है जी, अभी एक कैबिनेट में स्थान दे रखा है, कैबिनेट मंत्रालय दे रखा है, तो इससे क्या भागीदारी होगी? समाज के लिए हमें भागीदारी चाहिए, हमारे कम से कम यहाँ 4-5 मंत्री हों, जनसंख्या के हिसाब से हमारे विधायक हों। मैं मेरे अकेले समाज की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे दबे कुचले लोगों की बात कर रहा हूँ। मैं
मैं पूरे ओबीसी एससी एसटी की बात कर रहा हूँ। जिसकी हिस्सेदारी हो, उसकी भागीदारी हो, तब मजा आता है। वरना कुछ लोग वो अपना फायदा ले रहे हैं। आज आपको इतिहास के बारे में बताए जाएंगे लोग। आप पक्ष और विपक्ष दोनों से टिकट वितरण को लेके भी कुछ अपेक्षाएं चाहोगे कि हाँ हमें इतनी टिकट होनी चाहिए हमारी? देखो, दोनों पार्टियों से, किसी एक से विशेष नहीं। वैसे मैं सर्व समाज के साथ हूँ। अब मेरे पास जो भी आएगा मैं तो मदद करूँगा। किसी एक व्यक्ति के लिए टिकट मांग नहीं सकता। बाकी मैं यही चाहता हूँ कि जनसंख्या के आधार पर हमारी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। आज राजस्थान की करीब करीब 35 विधानसभा ऐसी हैं जहाँ 50,000 प्लस वोटर, वो कहाँ जाएंगे? जिनकी संख्या नहीं है, वो कहते हैं ना, जो कुछ भी नहीं है वो तो मिलाई खा रहे हैं। बोले कुत्ते तो मिलाई खा रहे हैं और घोड़ों को घास नसीब नहीं हो रही है। वो कहानियाँ हैं। तो इनमें मैं ये कहता चाहता हूँ कि जो हमारी भागीदारी है वो मिलनी चाहिए, और लेंगे इसको। थोड़ा समय लगता है, भाइयों को जग रहे हैं, धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं। लेकिन आप जानते हो, जब एक क्रांति आती है तो उसमें षड्यंत्रकारी लोग ज़्यादा सफल हो जाते हैं। आपने भी अपनी विधानसभा से चुनाव लड़ा था, उसका अनुभव कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा, काफी मजा आया। देखने को मिला कि लोग विरोधी भी होते हैं, पक्ष में भी आते हैं। एक ऐसा एक्सपीरियंस कुछ हुआ? एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी था। जब तक आप खुद एक्सपीरियंस नहीं लेंगे तो किसी को क्या बताएंगे आप? अशोक गहलोत साहब को राजस्थान का गांधी कहा जाता है, आपके क्या विचार हैं इसमें? बिल्कुल है, गांधी हैं अशोक गहलोत जी, इसमें कोई किंतु परंतु वाला सवाल नहीं है। नो डाउट उस व्यक्ति ने, राजनीति के जादूगर हैं। बिल्कुल है, राजनीतिक जादूगर है। गहलोत जी ने एक दबे कुचले एक गरीब किसान वर्ग के लिए वो काम किया जो आज तक के इतिहास में किसी ने नहीं किया। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब गाँव से, अपने आप भी छोटे से गाँव से आते होंगे, गाँव से जब कोई आदमी जयपुर दिखाने आता था तो आस पड़ोस से पैसे इकट्ठे करके लाता था कि जयपुर जा रहे हो, हमारे जयपुर भर्ती हो। अरे कहाँ गए भाई? जयपुर भर्ती हो गए, बीमार है। तो वो कर्जा कर लेता था, मकान बिक जाते थे, ज़मीन बिक जाती थी। उन्होंने वो काम किया कि आज एक गरीब आदमी अपना इलाज जाके हॉस्पिटल में करवा सकता है। द बेस्ट काम। मैं उनको इसके लिए बार बार, मैं ही नहीं बल्कि राजस्थान की तमाम जनता, जो 8 करोड़ की जनता बताते हैं हम लोग, लगभग 8 करोड़, वो सब सलाम करती है, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। सब लोग उनको इसके लिए धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने वो स्कीम लाए और आज उसके बदौलत एक गरीब को फायदा हुआ है। उनके 3 कार्यकाल रहे राजस्थान में, उनके कार्यकाल को आप कैसा देखते हैं? मैं तो क्या है कि पहला ही कार्यकाल देखा है। अच्छा। उससे पहले तो मुझे पता भी नहीं था कि अशोक गहलोत जी मेरी समाज से आते हैं। अच्छा, आपको पहले नहीं पता था? गांव में रहने वाले लोगों को आधा ही पता रहता है। अच्छा। अभी हमारे वर्तमान में 5 विधायक हैं जो समाज से आते हैं, उनसे आप क्या अपेक्षाएं रखते हैं? वो अलग अलग विधानसभाओं से हैं, जैसे अशोक गहलोत साहब सरदारपुरा सीट से हैं, उनसे अभी आप वर्तमान में क्या अपेक्षाएं रखते हैं कि आपके अनुसार क्या अच्छा किया जा सकता है? देखो, अभी जब सत्ता मिलती है तो अपेक्षा यही है कि सबसे पहले तो हर एक व्यक्ति का काम कराया जाए। और सत्ता मिलने के बाद में क्या होता है कि कुछ जब बनता है ना कोई आदमी, तो सबसे पहले उसके पास में चारों तरफ कोई चापलूसी लोग ज़्यादा आते हैं। जो लोग संघर्ष करते हैं उनके साथ में, उनको वो दूर हटा देते हैं, और वो जो लोग हैं वो उनके पास में आ जाते हैं। तो क्या है कि एक पर्दा लग जाता है। जो उनके करीब होते हैं, उनके संघर्ष कर रहे होते हैं, वो उन तक नहीं पहुंच पाते। इसलिए मैं तो उनको कहूँगा कि वो चश्मा अगर आपने कहीं, उन्होंने भी लगा लिया हो कहीं, वैसे तो सारे लोग अच्छे हैं, बहुत इंटेलिजेंट भी हैं, सारे विधायक अच्छे हैं, नो डाउट। मैं सारे, मुझे लगता है जहाँ तक सारे एमएलए हैं सब फ़ोन उठाते हैं, मेरी बात भी होती है। लेकिन जो चापलूसी लोग हैं ना, ऐसा नहीं कह रहा कि उसको दूर करो आप, क्योंकि वो तो जरूरी होता है, लेकिन सतर्कता के साथ में सबके साथ में एक सम्मान व्यवहार करें, जिससे एक गरीब का भला हो सके। भाई मेरा तो कभी कोई काम पड़ा नहीं किसी से, लेकिन मैं तो उनको यही कहना चाहता हूँ,
सतर्कता के साथ काम करें, ताकि आने वाले समय में आप 5 विधायक हैं, अगली बार 5 और लेकर आए अपन 10 विधायक बने। आप इस चीज़ को मानते हो कि जब समाज का प्रोग्राम होता है उसमें बड़ी बड़ी बातें बोली जाती हैं कि हम आप कभी भी आना, हम आपके लिए ऐसे तत्पर हैं, ऐसे तैयार रहेंगे, वैसे तैयार रहेंगे, लेकिन जब उन गांव में बेचारे गरीब नॉर्मल इंसानों को जब जब उनकी ज़रूरत पड़ती है तब उस सभा से बाहर जाने के बाद में कोई किसी के काम में नहीं आता? आप मानते हो इस चीज़ को? कोई भी नेता काम में नहीं आता, इतना जल्दी उपलब्ध नहीं होता जितनी आसानी से वो बोल जाते हैं मंच के ऊपर से। देखो क्या है कि थोड़ा सा उदाहरण दूं, अपने रिसेंटली में इन 2 महीनों के अंदर लगभग 4-5 कांड हुए। जैसे सबसे पहले टोडा भीम की बात करें, वहाँ एक भाई था, उसको गोली मार दी। अच्छा, तो वहाँ पे कौन पहुँचा? आप गए थे वहाँ? मैं तो गया था। मैं एक उदाहरण देता हूँ, अभी 2 दिन पहले का, अपने जयपुर में तेजाजी महाराज की मूर्ति को खंडित कर दिया गया। जी, मेरे भी आराध्य हैं, हमने भी घर के पास में मंदिर बना रखा है तेजाजी का, बहुत बढ़िया। जी। तो उनका पूरा समुदाय रोड पे आ गया। आप ये देखिए कितनी आस्था है। वो एकता जरूरी है, उस एकता के बगैर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि मंच पे कहने के वादे करने की बात अलग होती है समाज को लेकर। मैं वही चीज आपको समझा रहा हूँ, वो एकता जरूरी है। जब तक हम लोग किसी को लीडर नहीं मानेंगे, हम क्या है, सबको ही लीडर मानते हैं। लीडर एक बनना पड़ेगा। आज से किसी भी समाज की बात करेंगे तो वहाँ लीडर एक ही मानते हैं। उनके 20-20 एमएलए होते हैं, लेकिन वो लीडर एक को ही मानते हैं वो लोग। बिल्कुल। जैसे आप उदाहरण के तौर पे आपको सब पता है कि उनका लीडर एक ही है। वो कहता है ना अपने को वहाँ मिलना है, तो लाखों की संख्या में लोग पहुंच जाते हैं। बिल्कुल। आप अभी तेजाजी महाराज की बात किए, हनुमान बेनीवाल आ गए हैं, पहुंच गए ना। हाँ। एक आवाज में सारे लोग आ गए, पूरा जयपुर जाम हो गया। बिल्कुल। आज बात करें मीना समाज की, तो आप सबको पता है किरोड़ी लाल साहब तुरंत पहुंच जाते हैं सारे लोग। बिल्कुल। क्या उनकी विधायक कम है क्या? जब गुज्जर तो समाज की हमारे बात में क्या आती ऐसी थी स्थिति है कि देखो क्या है, जो हमारे में एक जो हमारे लोगों के लिए संघर्ष कर रहा है, उनको वो चाहते हैं कि दूर रहे ताकि नेता न बन जाए कहीं ये। अब हमें, मैं अपने लोगों को ये समझा रहा हूं, नेता पैदा करना पड़ेगा भाई। नेता जब तक अपन पैदा नहीं करेंगे तो नेता बनेगा कि अपन अपने लिए काम कैसे करेगा वो? जी। हम बात कर रहे थे हमारे विधायकों की से अपेक्षाएं हमारी क्या क्या हैं। एक और विधायक हैं जो वर्तमान में मंत्री भी हैं, कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत, जैतारण से विधायक हैं वो। उनसे आपकी क्या अपेक्षाएं हैं? सरकार में भी हैं, राज्य में भी हैं, कि हाँ समाज के लिए हमें कम से कम न्याय दिलाने में ये भूमिकाएं निभाएं वो। देखो, मैं मंत्री महोदय से बढ़ने के बाद में करीबन 3 बार मिलाऊंगा। क्यों? देखो, अपने को कोई काम नहीं पड़ता। क्यों? नहीं तो मैं इतना बड़ा बिजनेसमैन हूँ, या कोई मैं इतना बड़ा पॉलिटिशियन भी नहीं हूँ कि मेरे किसी से काम पड़े। अब मैं तो वो गांव से आता हूँ, कभी कभार जयपुर में कोई काम होता है तो गांव में रहने वाला व्यक्ति हूँ, और आराम से पालक धनिया बेच बाज के अपना टाइम पास करता हूँ। इससे ज़्यादा मेरे पास कोई काम धंधा है नहीं। तो मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि मंत्री महोदय से कि जो हमारे युवाओं पे मुकदमे हैं उसके बारे में उनको संज्ञान लेना चाहिए, और जो बची खुची मांगे हैं उनको कैबिनेट में पारित करवानी चाहिए। बाकी उनका जो व्यवहार है बहुत अच्छा है, इसमें नो डाउट। अविनाश गहलोत जी आर गुड पर्सन, और जहाँ तक मैंने सुना है अभी तक उनकी कहीं नेगेटिविटी नहीं है। जो भी लोग उनके पास जाते हैं सारे लोग पॉजिटिव में बात करते हैं, और वो उनका काम भी करते हैं। तो बहुत अच्छे पर्सन है। लेकिन जनसंख्या, हमारी मांगों को विधानसभा में रखें, और हमारे जो लड़कों पे मुकदमे हैं 84 लोगों पे, उनमें हटवाने में मदद की जाए। हमारे एक और विधायक हैं भगवाना राम जी सैनी, जो उदयपुरवाटी से विधायक हैं। कहते हैं राजस्थान में सबसे ज़्यादा अगर किसी एक विधानसभा में सैनियों की संख्या है तो वो उदयपुरवाटी है। उनसे आप क्या अपेक्षा रखते हैं समाज के लिए? क्योंकि इस बार उनको जिताने के लिए समाज की बहुत बड़ी भूमिका है।
जहाँ तक ये आंकलन कर लिया जा रहा था कि भगवान राम जी नहीं जीत रहे हैं, वहाँ 2 दिन पहले अशोक गहलोत साहब कहते हैं कि हम आपको गोद लेते हैं, और पूरा समाज एक तरफा होकर उनको जिता देता है। तो क्या उनकी जिम्मेदारी बनती है और क्या समाज की हमारी अपेक्षाएं हैं उनसे? देखो, इसमें कोई किंतु परंतु वाला सवाल नहीं है। भगवान राम जी बहुत बोलते हैं मस्त आदमी एकदम फीलिंग वाले आदमी हैं जी। और मैं जहाँ तक मानता हूँ इतने साधारण आदमी हैं, उनसे अपन कभी भी जाके मिल सकते हैं। आप कोई भी XYZ आदमी उनको फ़ोन लगा सकता है। हाँ बिल्कुल। वो फ़ोन चाहे कितनी व्यवस्था में हो, लेकिन वो फ़ोन भी उठाते हैं, जवाब देते हैं। कई बार हो सकता है मैं जवाब नहीं दूं, लेकिन वो ऐसे आदमी है कि मैंने अभी पिछली बार जब मेरी बात हुई थी, अभी रिसेंटली में कोई काम से, तो वो विधानसभा के प्रश्नकाल में थे। उस समय कोई विधायक फ़ोन नहीं उठाते, बहुत कम उठाते। उस समय भी उन्होंने फ़ोन उठा के मुझे बोला कि शाम को मिलते हैं अपन। मतलब इतने रॉयल पर्सन है, बहुत नो डाउट इसमें, बहुत ही फर्स्ट क्लास आदमी है। वो कहते हैं क्या चल रहा है, बोले फीलिंग ले रहे हैं जी। ईगो नाम की कोई चीज़ नहीं, ईगो नाम की कोई चीज़ नहीं है। मैं वास्तव में बहुत नाइस, और ऐसे विधायक मिलना उदयपुर वाटे के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। ये जरूर है कि सत्ता में नहीं है वो, बाकी अगर जनता रहेगी तो अगली बार सत्ता में आ जाएंगे जी। एक और विधायक हैं भागचंद जी टाकड़ा साहब, उनसे आपकी क्या अपेक्षाएं हैं कि समाज के, आपको लगता है इन सभी को भी एक साथ आना चाहिए जब समाज की बात हो? सभी अलग अलग पार्टियों से हैं। आते हैं नहीं यार, हमेशा आते हैं। देखो भागचंद जी, सभी से आपको अच्छा सहयोग है जी। भागचंद टाकड़ा जी विधायक हैं बांदीपुर से, और मैं कह रहा हूँ कि उसके मुकाबले में शायद कोई विधायक दिखा ही नहीं। वो हमेशा मेरे साथ खड़े रहे। अच्छा। आज भी साथ खड़े हैं, और जब भी मैंने कोई रिक्वेस्ट की उनसे, तो उन्होंने हमारे मुकदमों के लिए विधानसभा में भी टेबल ठोक दी। इतने रॉयल आदमी हैं, और चाहे वो समाज हो या सर्व समाज हो, किसी के भी लिए वो हमेशा खड़े रहते हैं, हमेशा। इतने रॉयल विधायक मैंने मेरे जीवन में नहीं देखे, और दबंग भी हैं, डरते भी नहीं है, अपनी बात बेधड़के से रखते हैं। और देखो बांदी कोई एक बाहुल्य क्षेत्र है जी, सैनी समाज का, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि बांदी कोई ऐसा विधायक मिलना बांदी कोई को उनके सौभाग्य की बात है जी। कोई शिकायत नहीं। आप कोई भी व्यक्ति उनको 24/7 फोन कर सकता है। वो हर एक व्यक्ति की आवाज़ बात को सुनते हैं और तुरंत प्रभाव से उसका सोल्यूशन भी करते हैं। द रॉयल पर्सन सरकार में है, और मैं तो चाहता हूँ अगर अभी मंत्रिमंडल बने तो एक और मंत्री बनाए और वो भागचंद टाकड़ा को बनाए जी, ज़्यादा बेटर देन रहेगा। जी बिल्कुल। अभी मैं आपसे एक व्यक्तिगत आपका निजी सवाल पूछना चाहूँगा, जो आपके ऊपर आप जवाब देना चाहें नहीं देना चाहें। आपने अपनी अपेक्षाएं बता दी, लेकिन वर्तमान में आपके इतने बिजी शेड्यूल में, पहले आप बताए कि अलग लाइफ थी आपकी, स्टूडेंट लाइफ थे, काफ़ी फ्री भी थे, अब इतने बिजी शेड्यूल में आपके माता पिता की आपसे क्या अपेक्षाएं हैं कि हमें समय नहीं दे रहे हो या फिर राजनीति कर रहे हो वो ओके कीजिए, आप उनका फुल समर्थन है, या फिर छोड़ो यार राजनीति क्यों कर रहे हो, इतने मुकदमे क्यों ले रहे हो, किसके लिए ले रहे हो, क्यों इतनी लाठियाँ, क्या है उनकी अपेक्षाएं आपसे? मैं जिस सब कौम में पैदा हुआ, ये बड़ा इमोशनल सा सवाल है कि मैं जिस कौम में पैदा हुआ उस कौम का शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा चाहता है कि राजनीति में जाना चाहिए। हमारे कुछ भी करते हैं वो कहते हैं नहीं राजनीति में नहीं जाना। मेरे घर में कभी कोई पार्षद का चुनाव भी नहीं लड़ा, और जब मैं पहली बार पॉलिटिक्स में आया और मुझे आंदोलन में जाने का मौका मिला या केस मुकदमे खाने का मौका मिला, तो मेरे घर वाले इससे अपने आप में झंझोर जाते हैं, वो डर जाते हैं, क्योंकि कभी उन्होंने देखा भी नहीं। कभी मेरे घर वाले थाने में नहीं गए, आज तक भी मेरे फादर साहब भी कभी नहीं गए, मेरे भाई वो भी कभी नहीं गए। एक मैं ही हूँ जो हर जगह गया हूँ।
तो वो चीज़ें क्या है कि वो अपेक्षा ही वो कहते हैं कि इसको छोड़ दे यार, हमें नहीं चाहिए ये। भाई हमने को क्या मिलने वाला है भाई? भाई मिलने वाला है तो लाठियाँ, मुकदमे, जेल। तो ये चीज़ें क्या है कि वो ये चाहते हैं कि भाई हमें पॉलिटिक्स नहीं चाहिए, इनसे दूर हो जा। हमें ज़िंदगी जीनी है, ज़िंदगी एक बार मिलती है, उसको आराम से जी, हमारे साथ जी, यहीं रहो आराम से, गांव में क्या दिक्कत है। तो उनकी अपेक्षा ये है कि वो पॉलिटिक्स में जाने देना नहीं चाहते। अब पता नहीं मेरे साथ वो ट्रेजिडी होने के बाद में एक मेंटेलिटी बन गई कि यार ज़िंदगी में आए तो कुछ तो करके जाएं। लेकिन आज समाज की मांग भी हो गई है, किसी भी सैनिक को आगे आना चाहिए, माता पिता चाह नहीं रहे, दोनों तरफ देखो, दुविधा में फंस गए आप। नहीं, ऐसी दुविधा की बात नहीं है। मेरे फादर साहब बहुत कोऑपरेटिव हैं, मदर साहब भी कोऑपरेटिव हैं, लेकिन उन्होंने वो दुनिया देखी नहीं है ना, वो दुनिया देखी नहीं है उन्होंने कि पॉलिटिक्स होता क्या, सत्ता क्या होती है। क्योंकि हमारे लोगों ने सत्ता का सुख लिया कहाँ पे है बताइए आप? जहाँ 35 विधानसभाएं ऐसी हैं जहाँ 50,000 प्लस वोटर हैं, तो सत्ता का सुख तो देखा ही नहीं। उन्हें तो भीड़ चाल चलती है, वैसे देखते हैं वो लोग। जब तक इनको जिस दिन सत्ता का सुख मिल जाएगा, सत्ता का फ़ायदा लेना सीख जाएंगे ये, उस दिन बाद में ये अपने आप ही घूमेंगे। अभी तक ये थोड़ा टाइम लगेगा। अभी क्या है, जैसे घर पे पुलिस जाना, उससे वो सोचते हैं, गाँव का आपको पता ही है क्या स्थिति होती है। जब मुझे अच्छी तरह याद है, गाँव में जब पुलिस चली जाती थी तो सारे लोग गेट बंद कर लेते थे। तो वो उससे बाहर आए हैं गाँव से, ऐसा कोई नहीं है, वो पूरे कोऑपरेटिव हैं। मेरे बड़े भाई हैं, बहुत ही द रॉयल पर्सन मेरे लिए राम है, हमेशा कोऑपरेट करते हैं। छोटे भाई हैं लक्ष्मण हैं, तो वो भी एग्रेसिव रहते हैं, पूरा कोऑपरेट करते हैं। उन दोनों को कोई मतलब नहीं है इनसे, पॉलिटिक्स से, न वो किसी से मिलते हैं न कभी बात करते हैं। और मेरी तो शादी बचपन में हो गई थी, तो अब बच्चे बड़े हो गए। अभी तक तो किसी को पता ही नहीं है कि शादी हो गई। अच्छा। बहुत बार तो रिश्ते भी आ जाते हैं। बचपन में शादी हो गई। कई बार लोग कहते हैं यार शादी में कब बुला रहे हो, तो मैंने कहा वो तो बचपन में हो गई थी। ऐसा होता है मेरे साथ में कई बार। तो ये चीज़ें तो क्या है कि एक अलग दिशा में चली जाती हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैडम का पूरा कोऑपरेट है, हमेशा पूरा परिवार हमेशा साथ रहता है। जब मैं जेल में गया तो बड़ा, क्यों उनको पता ही नहीं था कि कैसे क्या करना है। तो ये चीज़ें बहुत सारी फैमिली हमेशा सपोर्टेबल रही है, चाहे वो किसी भी प्रकार से रही हो, चाहे उन्होंने मुझे किसी भी हालत में देखी हो, वो मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहते हैं। और आज उन्हीं की बदौलत में आज यहाँ पहुँचा हूँ। जी, अब आपने आज बहुत समय दिया हमें, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एंड में मैं आपसे कुछ लोगों के नाम लेना चाहूँगा, कुछ नेताओं के, और आपके मन में पहला जो एक वर्ड या फिर एक लाइन आई शॉर्ट में, उनके बारे में आप बताइए। जैसे कि सबसे पहला नरेंद्र मोदी जी। बहुत अच्छे हैं, देश के प्रधानमंत्री है। अशोक गहलोत साहब। राजस्थान के गांधी हैं और द बेस्ट पर्सन। हनुमान बेनीवाल जी दबंग लीडर हैं। और मैं तो कह रहा हूँ राजस्थान में ऐसे नेता तो होने ही चाहिए, नेता होने चाहिए ऐसे जी। किरोड़ी लाल जी मीणा साहब, वो भी हमारे पूरी राजस्थान के बाबा हैं, और वाकई रियल में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। और यूथ को उनसे बहुत सारी अपेक्षाएं हैं। जिस प्रकार आज भी बोलते हैं कि नेता की बातों में विश्वास नहीं किया जाता है। जैसे आप मुझे कह रहे थे ना कि भाषण मंच पे आते हैं, बड़े बड़े भाषण ठोकते हैं, चले जाते हैं, फिर फ़ोन ही स्विच ऑफ मिलता है उनका। तो कुछ लीडर ऐसे होते हैं क्योंकि जबान होती है, उन्होंने बोल दिया मंत्री पद भी छोड़ा, उन्होंने बोल दिया। आज मैं नेतृत्व करता हूँ, जो जन नेता होता है ना, उसकी बातों में दम होता है। और जो वो कहते तलवे चाट कर नेता बनता है सीधा ऊपर, तो वो उसको पता ही नहीं होता पब्लिक क्या कर रही है। वो मतलब पार्टी टिकट लिया, चुनाव जीता, ऊपर सीट बैठा, ऊपर से 2 भाषण ठोके, अपनी जो चुनाव में खर्चा किया वो निकाला, टाटा बाय बाय। अगला नितिन गडकरी साहब। नितिन गडकरी जी बारे में बहुत ही तारीफ। कितनी तारीफ करूं।
ईमानदारी की मिसाल। देखो ये तो मैं कह नहीं सकता हूँ, क्यों, मुझे पता नहीं इसका मैं नेगेटिविटी भी नहीं करा। अच्छा। लेकिन उस बंदे ने जो काम किया ना, आज तक के इतिहास में ट्रांसपेरेंसी रखी हुई सबसे ट्रांसपेरेंसी important जो मैंने नहीं, देखी। रोड़े दिए उस बंदे ने। बिल्कुल। आज जो डेवलपमेंट उन्होंने किया है, वो खुद भी मैंने 2-3 बार स्पीच सुने उनके, वो कहते हैं कोई एक पैसे का मेरे ऊपर दाग लगा दे तो मैं केंद्रीय मिनिस्टर का पद छोड़ दूंगा। जी जी। कोई नायाब सिंह सैनी जी। नायब सिंह जी तो फीलिंग लेने वाले नेता है जी। आपने देखा नहीं था जब वो मुख्यमंत्री बन गए थे और उनको पूछा कि आप जीत के कैसा महसूस हो रहा है, बोले फीलिंग ले रहे हैं जी। बोले फीलिंग ले रहे हैं जी। बहुत ग्रेट अच्छे। पर्सन। मैं कह रहा हूँ कि नायब सिंह जी जैसा मुख्यमंत्री आज भारत में कहीं नहीं है। जी। बहुत रॉयल पर्सन है और इतने अच्छे पर्सन है कि मैं उनके बारे में बयान नहीं कर सकता। आपके मन में कुछ ऐसा है कि नरेंद्र मोदी जी के बाद में हाँ ये इंसान प्रधानमंत्री होना चाहिए, कुछ ऐसा? अभी तो उनको मुख्यमंत्री रहने दो मेरे भाई। क्यों, कुछ लोग जब उनका कैडर पॉलिटिक्स में ऐसा होता है कि ऐसा लगता है ना कि ऊपर जा रहा है तो उसको नीचे डाल देते हैं, तो उसको तो उनको तो फिलहाल मुख्यमंत्री रहने दो आप। अच्छा, अभी हम आपकी कुछ पसंदीदा चीज़ों के बारे में बात करना चाहेंगे कि जैसे कि आपके पसंदीदा सीएम ऑल इंडिया में। देखो अभी वर्तमान के अंदर नायब सिंह जी बहुत द बेस्ट पर्सन है। लोग क्या कहते हैं मैं उस पर नहीं जाना चाहता। आप ये भी मत समझे कि वो मेरी कास्ट से हैं या सैनी समाज से, नहीं। वो मैंने एक उनका भाषण सुन रहा था अभी, तो एक एमएलए वो ये कह रहा था कि मैं पिछले 25 साल से एमएलए हूँ। सबसे पहले मैं बीएसपी से था, मैं चुनाव जीत के आया तो कांग्रेस की सरकार बन गई, मैं कांग्रेस में गया भागा तो वो उसकी चौटाला जी की सरकार बन गई, मैं भागा चौटाला जी के पास गया तो कांग्रेस सरकार बन गई, तो कांग्रेस पास में टिकट लेके आया तो बीजेपी की सरकार बन गई। अब मैं भागा बीजेपी के पास आया हूँ कि भाई मुझे तुम में शामिल कर लो और मेरी जनता का कुछ सेवा कर दो। तो ऐसे जनता के लोकप्रिय नेता भी है, बहुत सारी अच्छी बातें। सीपी सैनी जी का पसंदीदा खाना देसी खाना या फिर हम फास्ट तो फूड? देखो पसंद और नापसंद देखा ही नहीं मेरे भाई। छोटे से गांव से आए, जो अपने को मिला, चाहे वो सूखा मिला चाहे गीला मिला, जो भी मिला हमने तो खा के टाइम पास किया है। और आज भी हमने तो कभी पसंद नापसंद कभी देखा ही नहीं। नहीं फिर भी एक नहीं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैंने अच्छा कभी लगे। अन्न के बारे में कभी सोचा ही नहीं जिंदगी में। मैं तो इतनी बात जानता हूँ कि ईश्वर ने कम से कम मुझे सही टाइम पे खाना भी तो दे रहा है। मैं बहुत सारे, हम तो क्या है कि उस कोरोना के दौर में लोगों की सेवाएं की। आप मेरे सोशल मीडिया पे जाके देखेंगे, हमने एक हेल्पलाइन नंबर चालू किया था पूरे हिंदुस्तान के लिए कि जिसी को भी कोई किट चाहिए, आटा चाहिए, दाल चाहिए, चीनी चाहिए, प्याज चाहिए, जो भी किट बना के हम देते थे, वो कॉल करें हमें, हम उस पे बात तुरंत उपलब्ध कराएंगे। तो हमने तो वो व्यवस्थाएं देखी हैं। कोरोना में नंगे पैर चलते हुए लोग, रोते हुए लोग, भूखे तिसाए लोग, तो वो दौर देखा हुआ है। तो मेरी तो पसंद नापसंद उसी दिन मर गई थी। नहीं, आपका पसंदीदा की जगह है ऐसी जहाँ आपको सुकून मिले कि हाँ यहाँ जयपुर या आपके गांव? मेरे गांव में पसंद है मुझे, और द बेस्ट मैं गांव ही रहना चाहता हूँ। मैं जयपुर बहुत कम आता हूँ। लोग कहते हैं मुझे कि यार वो मेरे से इतना बड़ा नेता हो गया, मेरे से मिलने नहीं आया। अब मैं जयपुर रहता ही तो मिलने कहाँ जाऊँगा, उससे नाराज़गी भी होती है। बिल्कुल। आप गाने वगैरह सुनते हैं? आप संगीत का शौक रखते हैं? हाँ, कभी कभी पसंदीदा सिंगर आपका राजस्थान में कोई, या फिर वैसे कोई भी? ऐसा तो मैं कुछ ज़्यादा सुना नहीं, कभी ज़्यादा सुनता नहीं हूँ। बाकी हमारे जो भी अभी नए स्टार बन रहे हैं, अमित भाई है, क्या नाम है वो, मनीषा जी हैं, और एक प्रकाश जी हैं। इन लोगों ने मुझे भेजते हैं तो मैं सुनता हूँ इनके। पसंदीदा गाना आपका कि ये गाना आपको अच्छा लगता है, कोई भी पुराना नया? मुझे वो बॉर्डर वाला गाना था ना, संदेश से आते हैं, हाँ, वो वाला गाना बहुत अच्छा लगता है। बहुत सुनते होंगे आप? मैं बहुत सुनता भी हूँ। आप अपने खाली समय में क्या करते हैं? क्या अच्छा लगता है? बुक पढ़ना? क्या? देखो खाली समय मिलता ही नहीं है। अच्छा। सुबह 6 बजे दिनचर्या चालू होती है और रात को 2 बजे चल जाती है। मैं कोई खानदानी पैसे वाला तो हूँ नहीं, या मैं कोई राजा नहीं हूँ तो मेरे आगे राजकुमार लगे। मैं खुद दरिया बिछाता हूँ, खुद टेंट लगाता हूँ, खुद माइक लगाता हूँ,
और फिर खुद ही भाषण देता हूँ और खुद ही लोगों को इकट्ठा करके बताता हूँ कि भाई तुम्हें तुम्हारे हक और अधिकारों के लिए लड़ना है। तो इसलिए टाइम रहता ही नहीं है। सुबह से शाम तक यही संघर्ष चलता है। बहुत बहुत धन्यवाद सीपी सैनी साहब आपका। आप हमारे पॉडकास्ट में आए, आपने हमें अपना बेस्ट कीमती समय दिया और आपने हमारे एक आग्रह पे ही स्वीकार किया आग्रह को और आप आए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे अच्छे इंफॉर्मेशन जानकारियां दी हैं जो लोगों को जानना चाहते थे, और हम दर्शकों से भी कहना चाहेंगे कि और ऐसी कुछ जानकारियां जो आप जानना चाहेंगे वो आप जरूर कमेंट कीजिए। वो हम भविष्य में जब भी कभी पॉडकास्ट करेंगे साथ में तो जरूर पूछेंगे, और नेक्स्ट पॉडकास्ट आपको किसके साथ देखना चाहते हैं वो भी आप जरूर कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू आप सुनील जी, आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद चाहता हूँ, ईश्वर से उम्मीद करता हूँ कि आपका ये जो चैनल्स हैं, आपके जो दर्शक हैं वो ऐसे ही बढ़ते रहें, और हम भी नए जो उभरते हुए युवा नेता हैं हम भी आपके पास आते रहें। जी जी, धन्यवाद।